जी, क्या हालचाल कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं मैं ही बहुत अच्छा हूं। तो ग्रुप 2 के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर इंडियस के इस रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है एक नए इंडियस के साथ, जिसका नाम है इंडियस 2 आपका वैल्यूएशन फॉर इन्वेंटरीज। वैसे वैल्यूएशन फॉर इन्वेंटरीज होता है जो आपने एएस के अंदर पढ़ा था बचपन में, बट इंडियस के अंदर इसका नाम सिर्फ और सिर्फ इन्वेंटरीज दिया हुआ है। ठीक है, इंडियस के अंदर इसका जो नाम है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेंटरीज है। तो इंडियस 2 जो कि एक बहुत ही आसान सा इंडियस था, आपके आराम से 2-3 क्लास के अंदर कवर हुआ था हमारे रेगुलर क्लास के अंदर में। बस मैं यहाँ पर आपको क्विक रिवीजन कराने आया हूँ, ऑल्दो आपने रिवीजन अच्छे से कर रखा होगा क्योंकि मैंने आपको मास्टर प्लान दे रखा था कि कैसे कैसे आपको अपना रिवीजन करना है। उम्मीद है वो आपका मास्टर प्लान फॉलो हो रहा होगा, बट फिर भी बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि रेगुलर क्लास के अंदर किया हुआ रिवीजन के अंदर किया में बहुत ज्यादा गैप आ जाता है और बहुत चीजें ऐसी होती है रिकॉल आपको अपने से नहीं हो पाता, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग एक प्रोसेस हो जाता है आपके लिए कि रिकॉल करना। ठीक है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ आपके साथ में। तो पहली लाइन जो हमेशा हमारी होती है इंडियस, जो आपका एप्लीकेबल आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री या उसके मेजरमेंट, रिकॉग्निशन और उसका वैल्यूएशन। तो तीन बातें होंगी इंडियस 2 के साथ में, वैल्यूएशन, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। यानी ये इंडियस किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? ये इंडियस इन्वेंटरीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा। लेकिन इन्वेंटरीज का क्या करता है? इन्वेंटरी की वैल्यूएशन करेगा, इन्वेंटरी का रिकॉग्निशन करेगा और इन्वेंटरी का मेजरमेंट करेगा। तो तीन बातें यहाँ पे ध्यान देते हुए चलेगा। ठीक है, इसके बाद में ये इंडियस हमारा नहीं होता है अप्लाई। कहाँ नहीं अप्लाई होता है सर? जिनका अपना स्पेसिफिक इंडियस होता है उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता, ऑल्दो वो इन्वेंटरी हो रही होंगी, बट क्योंकि उनके ऊपर स्पेसिफिक इंडियस होता है तो इसलिए हमारा इंडियस 2 वहां पर अप्लाई नहीं होता है। आपने मेरे साथ रेगुलर क्लास के अंदर ये भी पढ़ा था, इंडियस 2 हमारा जनरल इंडियस है ऑन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के लिए अगर कहीं कुछ नहीं लिखा है, इन्वेंट्री कोई चीज इन्वेंट्री है, उसके लिए अगर कहीं पर ही पूरे अकाउंटेंसी के अंदर कोई भी इंडियस नहीं है तो जाके इंडियस 2 अप्लाई होगा। बट बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें होती हैं, कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इन्वेंट्री बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट की बात करें, अब रियल एस्टेट के लिए क्या होगा कि रियल एस्टेट में मान लीजिए वो बिल्डिंग बेच रहे हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, तो डीएलएफ के लिए वो इन्वेंट्री है। अब क्या सर उसके ऊपर इंडियस 2 लग जाएगा? डिपेंड करता है। अगर उसका अपना स्पेसिफिक इंडियस है तो मेरा इंडियस 2 वहां पर नहीं लगेगा, बट अगर उसका स्पेसिफिक इंडियस नहीं है तो मेरा इंडियस 2 लग जाएगा। ऐसे मान लीजिए आपका काम था गाय भैंस भेड़ बकरी पालने का और उनको बेचने का, तो आपके लिए इन्वेंट्री क्या हो गया? गाय भैंस भेड़ बकरी, ये आपका इन्वेंट्री हो गया। अब आप इसको बेचते हैं। अगर मान लीजिए इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन एग्रीकल्चर, जिसको क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोसेस है, क्योंकि गाय पालना ये पालना सब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है, अगर इनके लिए इन बायोलॉजिकल एसेट्स के अगर कोई अपना स्पेसिफिक इंडियस होगा तो वहां पर मेरा इंडियस 2 अप्लाई नहीं होगा। तो इंडियस 2 आपका लगता कहां पर? इंडियस 2 आपका लगता है इन्वेंट्रीज के ऊपर, वो इन्वेंट्रीज जिनके लिए किसी का अपना खुद का स्पेसिफिक इंडियस अप्लाई नहीं होता। उस इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, उस इन्वेंट्री का रिकॉग्निशन, उस इन्वेंट्री का मेजरमेंट अगर करना है तो इंडियस 2 वहां पर लग रहा होगा। बट जहां पर किसी भी चीज का जो अपने स्पेसिफिक बिजनेस के लिए इन्वेंट्री बन तो रही है, बट इसके लिए खुद का एक स्पेसिफिक इंडियस बता रखा है पहले से, तो वहां पर इंडियस 2 अप्लाई नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। तो दिस इंडियस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इंडियस 109 लग जाएगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अपना डेटर क्रेडिटर वगैरह डेटर्स और आपका जो भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है सिक्योरिटीज है। बायोलॉजिकल एसेट गाय भैंस भेड़ बकरी, इंडियस 41 लग जाएगा आपका। इन्वेस्टमेंट हैंड फॉर सेल, अगर इन्वेस्टमेंट हैंड फॉर सेल हो रहा है आपका, और यह आपका लाइव स्टॉक है, तो इन सबके ऊपर इनका स्पेसिफिक इंडियस होता है, इसलिए हमारा इंडियस 2 यहां पर अप्लाई नहीं होता है। अब इन डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, मैं रिवीजन कराने आया हूं। ठीक है, फिर मैंने आपको एग्जांपल दे रखा होगा। ये इंडियस लगता है कहां पर? ये इंडियस आपने पढ़ा था सर, रॉ मटेरियल के ऊपर लगता है, फिनिश गुड्स के ऊपर लगता है, डब्ल्यूआईपी के ऊपर लगता है। तीन जगह पर आपका ये इंडियस चलते हुए चलता है। तो ठीक है, रॉ मटेरियल मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है, पार्ले जी ने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आया, फैक्ट्री में प्रोसेस हुआ, जब चीनी मैदा खरीदा रॉ मटेरियल, जब फैक्ट्री में प्रोसेस और डब्ल्यूआईपी, और जब बनके तैयार हो गया आपका बिस्किट, तो ये फिनिश गुड बन गया। इस फिनिश गुड से दो बच्चे पैदा हुए, एक कुछ बिक जाएगा, कुछ बच जाएगा। जो बिक जाता है बेटा वो तो सेल हो गया, और अगर वो सेल होगा तो फिर वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगी, और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगी आपके एज पर इंडियस 115, जो कि आपके सिलेबस में यहाँ पर नहीं है, फाइनल के अंदर पढ़ोगे मेरे साथ। तो जो बच गया ना क्लोजिंग इन्वेंट्री, उस क्लोजिंग इन्वेंट्री का हम वैल्यूएशन करेंगे एज पर इंडियस 2 करेंगे। ठीक है, ऐसे मैंने आपको एग्जांपल देखा जीरोधा का। जीरोधा क्या करता है? स्टॉक बेचता है, स्टॉक मतलब शेयर खरीदता है, शेयर बेचता है, डिवेंचर खरीदता है, डिवेंचर बेचता है। ठीक है, तो यहां पर शेयर डिवेंचर इसके लिए क्या बन गया? इसका इन्वेंट्री बन गया, क्योंकि इसका जो शेयर डिवेंचर ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का अगर वैल्यूएशन करेगा तो 113 लग जाएगा वैल्यूएशन के लिए। ठीक है, फेयर वैल्यू मेजरमेंट 113 लग जाएगा, और अगर इसकी इनकम रिकॉग्नाइज करनी हो तो 109 लग जाएगा। तो इसके ऊपर मेरा इंडियस 2 अप्लाई नहीं होता क्योंकि इसका स्पेसिफिक इंडियस है।
ऐसे आपने घोड़ा डीलर थे, आप घोड़ा बेचा, आपने घोड़ा खरीदा, या बकरी बेची, बकरी खरीदे, काव बेचा, काव खरीदा, तो ये आपके लिए अगर मान लीजिए आप घोड़ा डीलर है, काव डीलर है, या आप बकरी का डीलर है, तो आपके लिए इन्वेंट्री बन गया। लेकिन इसका जो वैल्यूएशन और मेजरमेंट होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? इंडिया 41 के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि इसका अपना स्पेसिफिक इंडिया एग्रीकल्चर 41 होते हुए चलता है। ठीक है, फिर हमने बात करी थी आपसे तीसरा पॉइंट, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? आपको इन्वेंट्री की सिर्फ डेफिनेशन देखनी, क्या देखनी है? एक जो कि हेल्ड फॉर सेल है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, धंधा है साहब मेरा इसको बेचने का, मेरा धंधा है साहब इसको बेचने का होगा, धंधा आपको इसका बेचने का। मारुति वाले के लिए कार बेचना, कार खरीदना, उसके लिए क्या बन गया? इन्वेंट्री बन गया। ठीक है, आपका धंधा होना चाहिए, यानी कि हेल्ड फॉर सेल होना चाहिए फॉर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल, यानी मैं कोई फिनिश गुड बनाता हूं, उस फिनिश गुड को बनाने के लिए, उस प्रोसेस में लगाने के लिए अगर ये आपने खरीदा है, मतलब कि रॉ मटेरियल, ठीक है, तो भी आपके लिए क्या बन जाएगा? इन्वेंट्री बन जाएगा। तो इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? कोई एसेट है जो कि हेल्ड फॉर सेल होती है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब धंधा था आपका उस पर डील करने का, या प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल, मतलब कि एज अ रॉ मटेरियल आप उसको लेके आए थे, जो कि मटेरियल या सप्लाईज हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ गुड्स, यानी कैप्टिव कंजम्पशन, यानी कि अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए आप उसको खुद यूज कर जाओगे कैप्टिव कंजम्पशन, तो भी वो रॉ मटेरियल बन जाएगा आपके लिए, यानी प्रोसेस में यूज होगा आपका, तो आपके लिए इन्वेंट्री है। तो अगर कुल मिला के देखें, इन्वेंट्री कौन होती है? जो आप बेच रहे हैं, या रॉ मटेरियल, या जो आधे में बना हुआ है। ये तीन बात है, फिनिश गुड, डब्ल्यूआईपी और रॉ मटेरियल, तीन चीजें आपके लिए क्या बनती है? इन्वेंट्री बनते हुए चलती हैं। उसके बाद मैंने आपको नोट देखा था, हेल्ड फॉर सेल का मतलब क्या होता है? हेल्ड फॉर सेल का मतलब होता है कि कोई फिनिश गुड्स था जो कि आप बेच रहे हैं इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसको हम लोग हेल्ड फॉर सेल बोलते हैं। और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जो कि अभी बन रहा है, रास्ते में है, यानी डब्ल्यूआईपी। ठीक है, इसके बाद मैंने फिर आपको एग्जांपल दे रखा था, ये रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल अगर आपने खरीदा इंडियस 2 लग जाएगा रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, डब्ल्यूआईपी, तीन कैटेगरी बढ़ गई आपकी। तो ये रॉ मटेरियल अगर आप लाए, आपने यूज का प्रोसेस में, तो डब्ल्यूआईपी बन गया, तो डब्ल्यूआईपी के ऊपर भी इंडियस 2 लग जाएगा। और अगर ये बचा हुआ रॉ मटेरियल खाली रखा हुआ भी यूज नहीं किया, तो ये क्लोजिंग रॉ मटेरियल हो जाएगा, तो भी इंडियस 2 लग जाएगा। ठीक है, अगर आप इस रॉ मटेरियल को डीलर टू डीलर भी सेल करते हैं, तो आपके लिए क्या बन जाएगा? फिर रॉ मटेरियल आपका फिनिश गुड बन गया, वही इनपुट है वही आउटपुट है, तो कोई फिनिश गुड बन गया, तो भी आपका सेल हो रहा है, तो आपके लिए इंडियस 2 लग जाएगा। या जो डब्ल्यूआईपी बाद में प्रोसेस का फिनिश गुड बना, इसके ऊपर भी इंडियस 2 लग जाएगा। जो बिक जाएगा उसके ऊपर इंडियस 115 रेवेन्यू लगेगा, जो बच गया उसके ऊपर आपका इंडियस 2 लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको एग्जांपल दे रखा था, जो लिंक होता है, लिंक मान लो ओशन या जेल पेन जो बनाता है, या जो आपका ये मार्कर बनाता है, ये प्लास्टिक, फोम और निब खरीदता है। ठीक है, ये क्या बन गया? रॉ मटेरियल बन गया। जो प्लास्टिक, मैं पेन बना रहा हूं, पेन डीलर ने क्या किया? प्लास्टिक खरीदा, फोम खरीदा, इंक खरीदी, निब खरीदी पेन की। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या बन गया? रॉ मटेरियल बन गया। ये फैक्ट्री में लेके आया, प्रोसेस किया, मार्कर बना के आगे बेचेगा। तो ऐसे देखो, ये प्लास्टिक और फोम और जो निब था, ये मेरा रॉ मटेरियल है, तो क्या इंडियस 2 लग जाएगा? द आंसर इज यस, लग जाएगा। प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ, फैक्ट्री में बना, और बाद में दो बातें होंगी, हेल्ड फॉर सेल, यानी जब बिकेगा तो फिनिश गुड्स बन जाएगा, और कुछ बच जाएगा तो वो क्लोजिंग इन्वेंटरी बन जाएगा। तो क्या यहां पर आपका इंडियस 2 लग जाएगा? लग जाएगा। लेकिन ये बताइए कि जो प्लास्टिक, फोम और निब जो खरीद के लाता हूं मैं, बताइए, बात बताओ, मेरे बेटा पेन की फैक्ट्री है, मेरी मार्कर की फैक्ट्री है, अब मार्कर बनाने के लिए मैं प्लास्टिक खरीद के लाया, फोम खरीद के लाया, इंक या निब खरीद के लाया, क्या ये जो रॉ मटेरियल है क्या मेरा हेल्ड फॉर सेल है? द आंसर इज नो, ये हेल्ड फॉर सेल नहीं है सर। इससे तो मैं पेन बनाऊंगा और पेन बेचूंगा, तो पेन मेरे लिए हेल्ड फॉर सेल होता है। ये फोम, प्लास्टिक और निब मेरे लिए हेल्ड फॉर सेल नहीं होती है। तो ये फोम, प्लास्टिक और निब में यूज कहां करूंगा? इन द प्रोडक्शन प्रोसेस यूज करूंगा, तो एज अ रॉ मटेरियल में यूज करूंगा। क्या ये भी इन्वेंट्री की डेफिनेशन में कवर होता था? द आंसर इज यस, ये भी इन्वेंट्री की डेफिनेशन में कवर होता था। ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर। तो एग्जांपल आपको यहां पर दे रखा है, अगर गुड्स आपने खरीदे फॉर हेल्ड फॉर सेल तो इंडियस 2 लग जाएगा। अगर मशीन आपने खरीदी फॉर हेल्ड फॉर सेल, मशीन भाई साहब, मशीन तो आपके अगर हेल्ड फॉर सेल है, मशीन अगर हेल्ड फॉर सेल है, तो यहां पर देखिए क्या लग जाएगा? इंडियस 16 लग जाएगा या 105 लग जाएगा। आपको इस बात को याद रखिएगा। अगर ऑफिस सप्लाईज आपने खरीदे फॉर कंजम्पशन, नॉट इन इंडियस 2, कौन सी? ये ऑफिस, क्योंकि ऊपर आपने पढ़ा था ना, कैप्टिव कंजम्पशन अगर आप करते हैं, रॉ मटेरियल जो कि आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहा था, मैंने आपको कहा कैप्टिव कंजम्पशन मतलब अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को पूरा करने के लिए, अपने फिनिश गुड्स को पूरा करने के लिए हम कुछ इनपुट या सप्लाईज ले रहे हैं, तो इन्वेंट्री बन गया। रॉ मटेरियल का एग्जांपल मैंने आपको देखिए, रॉ मटेरियल लिया, प्रोसेस में डाला, फिनिश गुड बना, तो ये रॉ मटेरियल क्या बन जाएगा? इन्वेंट्री बन जाएगा। बट बहुत बार ऐसा होता है ना, कुछ सप्लाईज और आपके यूज हो रहे हैं ओवरहेड्स में, से इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हैं, फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पावर कंजम्पशन हो रही है, फैक्ट्री में जब प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा था वहां पर एसी यूज हो रहा है, या जहां पर आपने इन्वेंट्री होल्ड कर रखी है, गोडाउन के अंदर एसी लग रहा है, या एडमिन में गार्ड बिठा रखा है आपने, ये जो सर्विसेज हैं इनको हम बोलते हैं अदर सप्लाईज या ऑफिस सप्लाईज। क्या ये भी इंडियस 2 इनके ऊपर लग जाएगा? क्या ये भी इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगा? द आंसर इज नो, इनके ऊपर हमारा इंडियस 2 नहीं लगता। ठीक है, तो यहां पर हम सिर्फ एडमिन सर्विस या अदर सप्लाईज में सिर्फ एक काम करते हैं, पैकिंग के ऊपर।
पैकिंग मटेरियल अगर आपका है, अगर पैकिंग मटेरियल अगर आपका है, प्राइमरी पैकेजिंग है, तो प्राइमरी पैकेजिंग आपका इंडियस 2 में कवर हो जाएगा, वो पार्ट बन जाएगा। लेकिन सेकेंडरी पैकेजिंग यहां पर आपका प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनती है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अगर आपने कुछ कर रखा है एडमिन का, तो भी ये भी आपका इंडियस 2 में इन्वेंटरी का पार्ट नहीं बनता। सिर्फ प्राइमरी पैकेजिंग यहां पर आपका पार्ट बनते हुए चलता है प्रोडक्शन का, क्योंकि कहता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी, एसी या एडमिन सर्विस अगर आपने यूज करी है, चेक करिए वेदर इन द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस और नॉट, अगर प्रोडक्शन प्रोसेस के कोर्स में है या नहीं है। अगर है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी पैकेजिंग को कंसीडर करते हुए चलते हैं। अगर प्राइमरी पैकेजिंग आपका यहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस के कोर्स में कवर हो जाती है, क्योंकि प्राइमरी पैकेजिंग है भाई वो बहुत जरूरी थी इन्वेंटरी। मान लिया टूथपेस्ट बनाया, जब तक वो टूथपेस्ट जिसके अंदर होता है ना प्लास्टिक, उसके अंदर अगर टूथपेस्ट नहीं भरोगे तो टूथपेस्ट बिके कैसे? वो तो बिकने के लायक ही नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगर टूथपेस्ट को बिकने के लायक फिनिश गुड्स बनाना है तो उस प्लास्टिक का जो जिसके अंदर वो पेस्ट भरा होता है वो तो जरूरी है प्राइमरी पैकेजिंग। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, अब इस पेस्ट में मान लिया आपने 100 पेस्ट के डब्बे बनाए, फिर उनको कार्टन का जो दफ्ते का कागज वाला होता है उसके अंदर पैक किया, फिर बड़े कार्टन के अंदर पैक किया, फिर ट्रक में बड़े लकड़ी वाले कार्टन के अंदर पैक किया, ये सब सारे सेकेंडरी पैकेजिंग में आ जाता है। ये फिर कवर नहीं होता। फिनिश गुड्स की स्टेज तक पहुंचाने के लिए जो पैकेजिंग जरूरी होती है वो प्राइमरी पैकेजिंग आपकी होते हुए चलती थी। मैंने कहा जिसके बिना ये काम नहीं हो सकता, जिसके बिना ये बिकने का लायक नहीं बन सकता। ठीक है, रेगुलर क्लास के अंदर बहुत सारे एग्जांपल मैंने इसके ऊपर दिए थे आपको। ठीक है, तो वहां पर ये प्राइमरी पैकेजिंग आपका इन्वेंटरी का पार्ट बनते हुए चलेगा, जिसमें आप इन्वेंटरी रिकॉग्नाइज, मेजरमेंट या वैल्यूएशन कुछ भी कर रहे होगे तो वहां पर इसे कंसीडर करते हुए चलेंगे। इसके अलावा कोई भी पैकेजिंग आपके सेकेंडरी, फिर अदर सेकेंडरी, थर्ड पार्ट जो भी होगी वो सब कवर नहीं होती है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे ऊपर वैल्यूएशन के समय, इंडियस 2 लगाते समय इन्वेंटरी में हम यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को कवर नहीं करते। फिर आपने कहा था मेन जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करिए वैल्यूएशन वाला पार्ट, क्योंकि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है आपका यहीं से बनता है। सारा का सारा कैलकुलेशन पार्ट तो यहीं से शुरू होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, 2 घूंट पानी के लगाओ, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, जल्दी से आ जाइए फटाफट से। आप वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, वैल्यूएशन कैसे करेंगे इन्वेंटरी का, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन जब भी आपको इन्वेंटरी का करना है, 2 बातें चेक करिए। पहले तो फिनिश गुड और डब्ल्यूआईपी और रॉ मटेरियल एंड अदर सप्लाईज। अपनी इन्वेंटरी को 2 बच्चे करिए, उसके 2 बच्चे मतलब एक फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी, क्योंकि फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी का सेम प्रोसेस है और रॉ मटेरियल का अपना अलग प्रोसेस है। ठीक है, आइए याद रखना जो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ रखा है ग्रुप 1 के अंदर, वहां से थोड़ा सा अंतर यहाँ पर आएगा। ठीक है, ग्रुप 1 में AS2 कुछ और बोलता था यहाँ पर, और इंडियस 2 कुछ और बोलेगा। थोड़ा सा बारीक सा अंतर है, वो भी रॉ मटेरियल के केस में, वो मेरे साथ देखते हुए चलिएगा। फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी की जो वैल्यूएशन होती है वो हमेशा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे होती है, बात खत्म। लेकिन डब्ल्यूआईपी हमेशा इंडियस कहता है कॉस्ट प्राइस पर हम रिकॉग्नाइज करेंगे। इंडियस 2 कहता है आपका रॉ मटेरियल हमेशा कॉस्ट प्राइस पर रिकॉग्नाइज होगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर जिस फिनिश गुड्स के ऊपर ये रॉ मटेरियल यूज होने वाला है वो फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट से कम पर बिकेगा। यानी कि जैसे कि आपने क्या खरीदा था, आपने खरीदा था यहाँ पर आ जाओ, आपने प्लास्टिक फोम और निब खरीदी थी। मान लो प्लास्टिक फोम निब खरीदने की जो कॉस्ट आपकी पूरी आ रही थी, प्रोसेस वगैरह मिला के इसकी जो पूरी कॉस्ट आ रही थी बेटा वो 100 रुपए आ रही थी। लेकिन कॉस्ट 100 रुपए है, और जब आप इस मार्कर को बेचोगे मार्केट में, जो मार्कर बिक रहा है मार्केट 80 रुपए का बिक रहा है। मतलब मार्केट की जो सेल प्राइस है, जो मार्केट की एनआरवी है, वो उसकी कॉस्ट से भी कम है। तो ऐसे केस में इस रॉ मटेरियल को हमेशा आप क्या करोगे, रिप्लेसमेंट प्राइस पर रिकॉग्नाइज करोगे। तो यही बात यहां पे लिखी होगी, इन केस विद द फिनिश गुड्स इन विच सच रॉ मटेरियल इज इनकॉर्पोरेटेड are expected to sell below its cost price, then such raw material is recorded at या should be recognized or valued at replacement price। याद रखिएगा, रॉ मटेरियल इंडियस 2 में हमेशा कॉस्ट प्राइस पर रिकॉग्नाइज होता है। रॉ मटेरियल इंडियस 2 के अंदर हमेशा कॉस्ट प्राइस पर वैल्यूड होगा। लेकिन अगर जिस फिनिश गुड्स में ये रॉ मटेरियल इनकॉर्पोरेट होगा, वो फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट से, याद रखना उस फिनिश गुड्स की कॉस्ट, अब क्योंकि एग्जांपल है मेरे पास पूरा डेटा नहीं था, मैंने आपको बस छोटा सा एग्जांपल दे दिया। अगर ये फिनिश गुड्स अपनी टोटल कॉस्ट से कम पर बिक रहा है, अगर ये फिनिश गुड्स, आपने पहले फिनिश गुड्स का कॉस्ट निकाला होगा, फिनिश गुड्स की एनआरवी निकाली होगी, अगर ये फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट से कम पर बिक रहा है, तो इसके ऊपर जो रॉ मटेरियल लगा है ना बेटा, इसके ऊपर जो रॉ मटेरियल लगा है उसको आप वैल्यू करोगे रिप्लेसमेंट प्राइस पे।
आ रही मेरी बात समझ में? तो क्रक्स क्या है? क्रक्स हमेशा ये है, अगर WIP और फिनिश गुड्स है, हमेशा हमेशा कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पर रिकॉग्नाइज होगा, मतलब विच एवर इज लोअर पे वैल्यूड होगा। और अगर रॉ मटेरियल है, हमेशा हमेशा कॉस्ट प्राइस पर वैल्यू होगा। लेकिन याद रखेगा, अगर जिस फिनिश गुड्स में ये रॉ मटेरियल लगने जा रहा है वो फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट से कम पर मार्केट में बिकने वाला है, तो उस केस में इस रॉ मटेरियल को आप वैल्यू करेंगे रिप्लेसमेंट प्राइस के ऊपर। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। रिवीजन है बेटा, रेगुलर क्लास नहीं है, तो इतना ही बता सकता हूं। क्रक्स हमने पढ़ा था फिनिश गुड WIP कॉस्ट NRV विच एवर इज लोअर। लेकिन रॉ मटेरियल चेक करो, क्या फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट से ज्यादा पर बिक रहा है तो रॉ मटेरियल ऑलवेज एट कॉस्ट। अगर फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट से कम पर बिक रहा है तो रिवैल्यू करिए, सॉरी, ये रॉ मटेरियल वैल्यू होगा हमेशा हमेशा रिप्लेसमेंट प्राइस से। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसके बाद एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दे रखा था, डेल का एग्जाम्पल देखो, प्लास्टिक खरीदा 100 रुपए का, बैटरी खरीदी 10 रुपए की, उसके बाद पैनल खरीदा इसने 50 रुपए का, पेंट उस पर लगा 10 रुपए का, तो पूरी कॉस्ट आई 170 रुपए की। फिर इसको प्रोसेस किया, प्रोसेसिंग में कॉस्ट आई 20 रुपए की, तो कॉस्ट हो गई 190 रुपए। तो टोटल कॉस्ट डेल का जो माउस है, डेल का माउस हम बना रहे थे, हाँ, माउस की टोटल कॉस्ट कितनी आ गई बेटा? 190 रुपए। तो फिनिश गुड्स की टोटल कॉस्ट आ गई 190 रुपए। तो अब ध्यान से देखना मेरी बात, 190 टोटल कॉस्ट है। तो अब यहां पर अगर सेल प्राइस मान लीजिए 200 रुपए है, तो अपनी कॉस्ट से ज्यादा पर बिक रहा है, कॉस्ट 190 रुपए माउस की, और माउस को हमने 200 में बेचा। अगर 200 में बेचा, सपना है मेरा क्या माउस को 200 में बेचेंगे, तो ऐसे केस में हमेशा हमेशा हम इस रॉ मटेरियल को रिकॉग्नाइज करेंगे 170 पे, यानी कि इसकी कॉस्ट पे। लेकिन अगर मान लो ये माउस मार्केट में सस्ते पर बिका, मान लीजिए मार्केट में बिक रहा है 170 रुपए का, तो अपनी कॉस्ट से कम पर बिक रहा है, अपनी कॉस्ट से कम पर बिक रहा है, तो ऐसे केस में इस रॉ मटेरियल को हम वैल्यू करेंगे रिप्लेसमेंट प्राइस पे, और रिप्लेसमेंट प्राइस यहाँ पर आपको दे रखा है 150 रुपए। आ रही मेरी बात समझ में? यस सर, ठीक है। डिफरेंट फ्रॉम AS2 स्टडीड इन ग्रुप 1 इंटर, तो ग्रुप 1 इंटर में आपने क्या पढ़ा था, वहां पर रिप्लेसमेंट प्राइस कॉस्ट विच एवर इज लोअर होता था AS2 के अंदर, वो यहाँ पर नहीं है, याद रखना, ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। अब इधर आओ। इसके बाद आपने क्या पढ़ा था, रिप्लेसमेंट प्राइस का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट प्राइस का मतलब होता है आज का भाव। आज अगर हम इस रॉ मटेरियल को रिप्लेस करें मार्केट से, नया खरीद के लाएं इसकी जगह पे, तो वो आज किस भाव पे आएगा? तो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस जो आपका होता था, आज का जो ताजा भाव होता था, इसको हम लोग रिप्लेसमेंट प्राइस यहाँ पर बोलते हुए चलते थे, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 SM का क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये SM का, तो रुको रुको रुको, क्वेश्चन नंबर 2 आपके SM का है। अरे भाई तू कहाँ भाग रहा है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2, एक बार क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 तो ऐसे ही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 तो ऐसे ही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या ही बोला आपसे, क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपसे कह रहा है कि भाई साहब बताइए, अगर 31 मार्च 23 को आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है जिसमें 10,000 यूनिट है, 10 रुपए एक है कॉस्टिंग, तो 10,000 इंटू 10 रुपए की कॉस्टिंग है, यानी 1 लाख रुपए। लेकिन इसका करंट मार्केट प्राइस यानी NRV है 9 रुपए, तो आप किस वैल्यू पर इसको रिकॉर्ड करोगे? सीधी सी बात है, फिनिश गुड्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो कॉस्ट NRV विच एवर इज लोअर, तो NRV लोअर क्या 90,000 रुपए, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे 90,000 रुपए के अंदर, ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड P लिमिटेड ascertain द वैल्यू ऑफ स्टॉक to be included in the balance sheet. Cost price है certain stock जिसका 60,000 रुपए कॉस्ट प्राइस है, being obsolete, अभी बेकार हो गया। ध्यान से मेरी बात समझना, 60,000 कॉस्ट है बेटा, अभी ना ये बेकार हो गया, अभी किसी काम का नहीं है आज के दिन, ठीक है। इट कैन यानी संक कॉस्ट है जो बेकार हो गया, मतलब कॉस्टिंग के अंदर तो पढ़ा है ना, मैडम ने पढ़ा रखा होगा पहले से, जो खरीद के रखा था स्टॉक या इन्वेंटरी जो भी मेरे पास पड़ा हुआ था, वैसा कोई यूज नहीं है, मतलब मैं इसको यूज नहीं कर सकता। तो जो भी इसमें कॉस्ट गए थे 60,000 रुपए, आज के दिन मेरे लिए बेकार है, तो ये क्या बन गया? मेरा संक कॉस्ट बन गया, ठीक है। इट कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस आफ्टर इनकरिंग 10,000 फॉर मॉडिफिकेशन। लेकिन वो कहता है कि अगर आप इसमें 10,000 का खर्चा कर दो ना, अगर आप इस 60,000 की कॉस्ट का जो स्टॉक था आपके पास में, अगर आप इसमें 10,000 का खर्चा कर दो, तो ये यूज हो सकता है, ये यूज हो जाएगा, ठीक है। द सेम could be used as a raw material for existing product, तो जो भी आपका existing product है उसमें ये as a raw material यूज हो जाएगा। लेकिन याद रखेगा 60,000 इसकी कॉस्ट थी जो कि बेकार था, ऑब्सोलेट हो चुका था, संक कॉस्ट हो गया। लेकिन 10,000 का अगर इसमें खर्चा करोगे तो ये as a raw material आप यूज कर सकते हैं इन अ प्रोडक्ट, ठीक है। द परचेज प्राइस ऑफ द सेम इज 40,000 रुपए। अगर मान लो इस रॉ मटेरियल, इस स्टॉक को अगर आप यूज नहीं करोगे ना एज अ रॉ मटेरियल 10,000 खर्चा करके, तो रॉ मटेरियल तो चाहिए ना,
रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा। तो अगर आप इसको यूज नहीं करोगे, जो ऑब्सोलीट हो गया है 60,000 रुपए का, अगर आप इसको 10,000 रुपए खर्च करके अगर आप इसे यूज नहीं करोगे एज अ रॉ मटेरियल, तो भैया मार्केट से नया रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। और अगर मार्केट से खरीद के लाओगे इसको यूज ना करने के बजाय, तो वो 40,000 रुपए का आज के दिन आपके पास आएगा। यानी रिप्लेसमेंट प्राइस क्या हो गया इसका, 40,000 आ गया। ठीक है, अब उसने उससे क्वेश्चन पूछा, बस क्वेश्चन, अच्छा इंस्टीट्यूट जिंदाबाद। ठीक है, इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन तो क्या बोल सकता हूं। तो अब आप बताओ इसको किस प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे। तो कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 60,000 रुपए, कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 60,000 रुपए, जो कि ऑब्सोलीट हो गया, तो ये क्या बन गया, संक कॉस्ट, किसी काम का नहीं रहा। और अगर आप इसे आज मार्केट से खरीद के लाओगे तो मार्केट से कितने का मिलेगा, 40 का मिलेगा, लेकिन 40 का मिलेगा मार्केट से। लेकिन एक बात बताइए, अब एक बात बताओ, मेरे घर पे एक चीज पड़ी हुई है जिससे मुझे 10 का खर्चा करना है, अगर मैं इस पे सिर्फ 10 का, ध्यान से जाओ, ये रखा हुआ है मेरे पास में, ये रखा हुआ बेटा मेरे पास में रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल किसी काम का नहीं है, ये स्टॉक किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये मैंने 60 में खरीदा था, क्या 60 मेरे लिए रेलेवेंट है? द आंसर इज नो, 60 मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है सर। क्यों? क्योंकि 60 तो संक है। अगर मैं इसमें 10 का खर्चा कर दूं तो मैं इसको अपने इस प्रोडक्ट में एज अ रॉ मटेरियल यूज कर सकता हूं। अगर मैं इसमें 10 का खर्चा कर दूं तो इसे मैं अपने प्रोडक्ट में एज अ रॉ मटेरियल यूज कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे यूज ना करूं तो मैं बाजार से खरीद के लाऊंगा, और बाजार से मैं अगर खरीद के लाऊंगा तो वो मुझे 40,000 रुपए का पड़ेगा। ध्यान से मेरी बात समझना, इसे अगर यूज करूंगा जो मेरे पास रखा है, तो इसे यूज करने के लिए मुझे 10,000 खर्च करना पड़ेगा। याद रखना, 10,000 खर्च करना पड़ेगा, और मेरे रॉ मटेरियल की छुट्टी, मतलब रॉ मटेरियल का काम हो जाएगा। सिर्फ 10,000 खर्च करना है, ये रखा हुआ माल है घर पे, इसमें सिर्फ 10,000 खर्च करना है मुझे, और मेरे रॉ मटेरियल का काम हो जाएगा। अगर इस पे 10,000 खर्च ना करूं तो बाजार से खरीद के लाऊंगा 40,000 रुपए का। तो बताइए, इसे यूज करके मैंने कितना बचाया। अगर मैं इसे यूज कर लूंगा तो मेरे रॉ मटेरियल का कितना कॉस्ट बचेगा। सर अगर आप इसे यूज करोगे ना, तो इसे तो यूज सर तभी कर पाओगे जब 30,000, सॉरी, जब 10,000 खर्च करोगे इसके ऊपर। यानी इसे यूज करना है तो 10 खर्च करना है। अच्छा, अगर इसे यूज ना करूं, इसे रख दूं और बाजार से खरीद के लाऊंगा, तो सर बाजार से खरीद के लाओगे तो 40 देना पड़ेगा जेब से। ओ, अगर बाजार से खरीद के लाऊंगा तो 40 देना पड़ेगा, और अगर इसे यूज करना है तो 10 खर्च इसमें करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसे यूज करूं, 10,000 खर्च करके अगर मैं इसे यूज कर लूं अपने प्रोडक्ट में एज अ रॉ मटेरियल, तो मैंने बाजार से कितना रुपए बचाया सर, 30,000 बचाया सर, 30,000 बचाया। कितना बचाया बेटा सर, 30,000 बचाया। मेरी बात समझ में आ रही है। 40 का था बाजार में, अगर बाजार से खरीदा 40 का मिलता, लेकिन मैंने बाजार से नहीं खरीदा, मैंने इसे यूज किया, और इसे भी तो यूज तभी कर पाऊंगा ना जब 10 खर्च करूंगा। तो मैंने नेट में 30,000 रुपए बचाया। मेरी बात समझ में आ रही है। यस सर, आपने 30,000 रुपए बचाया। तो वो आपसे कहता है कि एक बात बताइए, आप कैसे इसको, किस प्राइस पर इसको वैल्यू करोगे, किस प्राइस पर आप इसको वैल्यू करोगे। सर हम इसको वैल्यू करेंगे, क्योंकि एज अ रॉ मटेरियल था, तो रॉ मटेरियल को आप किस पर वैल्यू करते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस इसकी क्या थी आपके लिए, संक, तो आप कैसे पे यूज करोगे, किस पे करोगे, आप करोगे रिप्लेसमेंट पे। तो कितना आ रहा है, 30,000 आंसर आ रहा है आपका, जल्दी बताइए हाँ या ना। आपके काम का कितना है, 30,000, आपने वही बचाया। तो देखो ध्यान से, तो कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी थी 60,000 रुपए की, एनआरवी आपको दे रखी थी। एनआरवी का मतलब क्या होता है, अच्छा तो स्टॉक था ना, स्टॉक, तो फिनिश गुड्स का स्टॉक क्या होता है, कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो कॉस्ट आपको दे रखा था स्टॉक का 60,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पे मैंने सोल्यूशन दे रखा है आपको, कहाँ ये है। तो स्टॉक का जो कॉस्ट है वो दे रखा था आपको 60,000 रुपए, जो कि आपके लिए संक किसी काम का नहीं है। ठीक, इसको आपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया, एज अ रॉ मटेरियल का काम कर सकता है, लेकिन रॉ मटेरियल का काम ये तभी करेगा जब इस पे आप 10 का खर्चा करोगे। आ रही बात समझ में, यस सर। तो एक बात बताइए, अगर इसकी कॉस्ट मुझे 60 दे रखी है, और एनआरवी मुझे कंपेयर करना पड़ेगा, और एनआरवी क्या आ रही है, एनआरवी इसके आ रही है बाजार से, इसने मेरा 40,000 का अगर मैं खरीदूं, 40 माइनस 10 का खर्चा भी तो करना, 10 का खर्चा करूंगा तभी तो बच पाएगा। ठीक है, ये 40 तब बचेगा जब मैं 10 खर्च करूंगा, तो नेट में मेरे हाथ में क्या है, 30। तो इसका मतलब एनआरवी क्या होगा इसके, 30। तो 30,000 रुपए पे मैं इसको आज वैल्यू करते हुए चलूंगा। ठीक है, बोलिए हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस के 3 बच्चे होते हैं। मैं आपको बता, कॉस्ट प्राइस के बेटा 3 बच्चे होते हैं। कॉस्ट प्राइस कौन बताएगा, 3 चीजें, या तो आपको आपका जो
एंटिटी का सीएमए है वो कॉस्ट प्राइस आपको बताएगा, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड या स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक। दूसरा जो आपने फाउंडेशन के अंदर पढ़ रखा था इन्वेंटरी वैल्यूएशन के अंदर रिटेल प्राइस मेथड, और तीसरा आपका एक्चुअल कॉस्ट टेक्निक जो कि इंड एस 2 बताएगा आपको, ठीक है। तो ऐसे केस में कॉस्ट प्राइस क्या आप लोगे, अगर आप एंटिटी के अंदर गए, आप बिजनेस में हैं और एंटिटी के अंदर गए, फैक्ट्री के अंदर गए या इंडस्ट्री के अंदर गए, आपने कहा भैया बताओ पार्ले जी तुम्हारी कॉस्ट क्या है, तो पार्ले जी बोलेगा भाई सीएमए बैठा है मेरे ऑफिस में, वो बता निकाल के बता देगा तुम्हें जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, इस पर तुम वैल्यू कर लो। तो सबसे पहले आप हमेशा क्या लोगे, फर्स्ट प्रेफरेंस आप क्या लोगे जब भी आप, क्योंकि आपने ऊपर बोला कि फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी को हम वैल्यू करेंगे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे। तो ये जो कॉस्ट प्राइस आप निकालोगे ये कहां से निकालोगे, ये कौन बताएगा आपको। तो इंड एस 2 कहता है भाई तीन चीजें लिखो, तीन प्रेफरेंस है आपकी, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, रिटेल प्राइस मेथड और आपका एक्चुअल कॉस्ट मेथड, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड क्या होता है, यानी कि इंडस्ट्री में जहां पर आप कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर ये चेक कर रहे हो ना, उस इंडस्ट्री में कोई ना कोई सीएमए तो बैठा होगा, तो उनके कॉस्टिंग डिपार्टमेंट से पूछो, कॉस्ट वालों, डिपार्टमेंट वालों, कॉस्टिंग वालों बताओ ना, बताओ इस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, इस फिनिश गुड्स की कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान है भाई साहब, पढ़ा लिखा आदमी है, अगर वो आपको बता रहा है कि ये कॉस्ट है तो मान लो बात खत्म। अगर मान लो स्टैंडर्ड कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, यानी डिपार्टमेंट में कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं है, तो ऐसे केस में आप रिटेल प्राइस मेथड यूज करोगे, जो कि आपने बचपन के अंदर पढ़ रखा था, सेल्स प्राइस माइनस जीपी रेशियो, याद आ रहा है फाउंडेशन का, यस सर यस सर यस सर। तीसरा, अगर आपके पास जीपी रेशियो भी अवेलेबल नहीं है, सेल प्राइस भी अवेलेबल नहीं है, बहुत सारा मल्टीपल डिस्कशन हो रहा है, तो ऐसे केस में कुछ मत करिए बच्चों, चुपचाप आ जाइए एक्चुअल कॉस्ट मेथड के अंदर, जो कि इंड एस 2 बताता है। इंड एस 2 एक्चुअल कॉस्ट मेथड क्या बोलता है, वही जो कॉस्ट शीट या कॉस्टिंग में आप करते हो, रॉ मटेरियल है, परचेज प्राइस माइनस डिस्काउंट प्लस टैक्सेशन माइनस टैक्सेशन, अगर टैक्स का आईटीसी मिल रहा है प्लस भाड़ा प्लस कमीशन फलाना ढिमाका जो पढ़ रखा था सब जोड़ दो और वहां से कॉस्टिंग निकाल लो, ठीक है। तो कॉस्ट क्या लोगे, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस का मतलब या तो स्टैंडर्ड कॉस्ट, रिटेल प्राइस या एक्चुअल कॉस्ट। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस फॉलोइंग टेक्निक्स आर अवेलेबल। सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक, स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक का मतलब जो सीएमए आपको बताते हैं, सीएमए का मतलब जो डिपार्टमेंट जहां पर आप ये वैल्यूएशन कर रहे हो वहां का जो सीएमए है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, वो बताएगा। दिस इज अ कॉस्ट एस्टिमेटेड बाय द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट बैठा होगा वहां पे। स्टैंडर्ड कॉस्ट विल बी यूज्ड इफ प्रोडक्ट इज स्टैंडर्ड इन नेचर, मतलब स्टैंडर्ड ऐसे प्रोडक्ट बनते रहते हैं इसीलिए इनकी कॉस्टिंग आराम से सीएमए निकाल लेते हैं। अगर डिफरेंस इन स्टैंडर्ड कॉस्ट तो फिर वहां पर वेरिएंस निकलेगा, वेरिएंस एनालिसिस आप करेंगे, ये मेरे किसी काम का नहीं है। दूसरा मेथड आपका होता है रिटेल प्राइस मेथड, जहां पर आप सेल प्राइस माइनस जीपी रेशियो करते हो। ये कब यूज होता है, जब हाई वॉल्यूम अगर आप सेल करते हैं या और जीपी रेशियो आपका सेम होता है, यानी हाई वॉल्यूम एंटिटी में सेल होती है और उसका जीपी रेशियो जो है सेम है, कांस्टेंट है, तो ऐसे केस में रिटेल प्राइस मेथड यूज होते हुए चलेगा। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स होता है और मार्जिन जो होता है आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। एग्जांपल, हीरो साइकिल मैन्युफैक्चर साइकिल, इट्स कॉस्ट गिवन बाय द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट 10,000, कैन इट बी टेकन एज अ वैल्यूएशन पर्पस, साइकिल इज सोल्ड, साइकिल इज अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, मतलब साइकिल तो बहुत बताते हैं भाई, एटलस बना रहा है, हीरो बना रहा है, सभी साइकिल बना रहे हैं, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, द आंसर इज यस, क्योंकि सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। तो इसकी कॉस्टिंग, अगर इसकी कॉस्टिंग निकाल के हमें दे रहा है सीएमए तो कोई दिक्कत नहीं, जो सीएमए ने दिया उसी को निकालो। तो ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में जो दूसरे लोग भी बनाते हैं, तो अगर स्टैंडर्ड इन नेचर है और स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का मतलब, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड कहां पे लगता है, जहां पर प्रोडक्ट आपका स्टैंडर्ड इन नेचर होता है। अब प्रोडक्ट स्टैंडर्ड इन नेचर कैसे होगा सर, हमें कैसे पता चलेगा, तो आसान सी भाषा में हिंदी में मैंने आपको लिखा रखा था, ऐसा प्रोडक्ट जो बाजार में दूसरे लोग भी बनाते हैं, मतलब कि ऐसा सिमिलर प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट को दूसरा मैन्युफैक्चरर भी बनाता है, तो आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, ये कोई स्पेसिफिक बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट नहीं है, स्टैंडर्ड है, दुनिया बना रही है। तो ऐसे केस में इसकी कॉस्ट अगर आपको कॉस्ट अकाउंटेंट निकाल के दे रहा है तो नो इश्यू, आप उसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, सेम साइज, use a product also manufactured available in the market, therefore cost given by the cost department 10,000 can be taken as the valuation purpose। आ रही मेरी बात समझ में, यस सर। अब बेटा रिवीजन क्लास है, इससे ऊपर में नहीं बता सकता, ठीक है, उसके लिए रेगुलर में आओ, मौज करो, मस्त से पढ़ो, ठीक है। आइए इसके बाद, ए लिमिटेड सेल्स टायर ऑफ बाइक टू वेरियस बाइक मैन्युफैक्चरर, मतलब कि जैसे सीएट हो गया, तो सीएट ने क्या किया, टीवीएस वालों को, हीरो वालों को क्या बेचा, टायर बेचा, एंड मेंटेन जीबी रेशियो 20%। ए लिमिटेड हैज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ टायर फॉर सेल, मतलब जब लार्ज वॉल्यूम होता है तो ऐसे केस में ए लिमिटेड क्या यूज करेगा, रिटेल प्राइस मेथड यूज करेगा। तो क्योंकि सिमिलर प्रोडक्ट है, लार्ज वॉल्यूम है और जीपी रेशियो कांस्टेंट होता है, तो ऐसे केस में आप जीपी रेशियो सेम है तो आप क्या करोगे, रिटेल प्राइस मेथड यहाँ पे यूज करते हुए चलोगे। तीसरा मेथड आपका आता है एक्चुअल कॉस्ट टेक्निक। एक्चुअल कॉस्ट टेक्निक का मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट टेक्निक जहां पर ना स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है, नहीं कि जहां पर जो कॉस्ट सीएमए अवेलेबल था ना प्रोडक्ट आपका सिमिलर नेचर का था,
और ना ही प्रोडक्ट का लार्ज वॉल्यूम वाला है, तो यहाँ पर वो कहता है इंडेक्स 2। भाई मैथमेटिक्स तो आती है ना, गणित आती है ना, गणित तो बस कोई दिक्कत नहीं, गणित लाती है, पुर्जे पुर्जे अलग करो जोड़ दो। कोई प्रोडक्ट मान लो ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का मुझे कॉस्ट ना तो सीएमए निकाल पा रहा है क्योंकि स्टैंडर्ड इन नेचर नहीं है, और ना ही ये लार्ज वॉल्यूम है, यूनिक प्रोडक्ट है। बेटा पहली बार दुनिया में एक ऐसी कार बन के आई, मान लो यूनिक कार बन के आई दुनिया में पहली बार, ऐसे ड्रीम कार बन के आई, ठीक है। अब किसी कॉस्ट अकाउंटेंट को समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसके इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकाल सके, क्योंकि ऐसा पहले दुनिया में था ही नहीं। तो कॉस्टिंग के अंदर अब जब हम इंडियस 2 पढ़ेंगे तो यहां पर हम बोलेंगे एक्चुअल कॉस्ट टेक्निक लगाओ ना। एक्चुअल कॉस्ट टेक्निक क्या बोलते हो, फेंको इसको, उखाड़ो, पुर्जे पुर्जे अलग करो इस कार के, और जो जो इन पुर्जों की कॉस्ट आई थी सारी कॉस्टिंग जोड़ दो। पुर्जे तो खरीद रखे होंगे ना, तो सारे पुर्जे जो खरीद रखे थे इन सबकी कॉस्टिंग को जोड़ दो, जोड़ के सम कर दो, आ गया पूरी कार का जो भी आपका ड्रीम है यूनिक कार थी उसकी कॉस्टिंग आ गई। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक्चुअल टेक्निक कॉस्ट टेक्निक अप्लाइड वेयर द स्टैंडर्ड कॉस्ट और रिटेल प्राइस कैन नॉट बी अप्लाइड। यानी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस तो हमेशा स्टैंडर्ड ही रहेगी, स्टैंडर्ड नहीं मिल पा रहा तो रिटेल में आओगे, वो नहीं मिल पा रहा तो यहां पर आओगे, इस बात को याद रखेगा, ठीक है। जहां पर आपको कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट और रिटेल प्राइस अप्लाई नहीं हो पा रहा है वहीं पर आप क्या करोगे, एक्चुअल कॉस्ट टेक्निक अप्लाई करते हुए चलोगे। इसके अंदर होता है क्या है, इसके अंदर इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट आइडेंटिफाइड, मतलब क्योंकि यूनिक इन नेचर है तभी तो स्टैंडर्ड नहीं है, अगर स्टैंडर्ड होता तो लग जाता। यूनिक इन नेचर है तो सारे पुर्जे पुर्जे अलग कर दो और उन पुर्जों की अलग अलग कॉस्ट निकालो, बाद में सारे पुर्जों की कॉस्ट को जोड़ दो, तो कंबाइन करके क्या निकल जाएगा, कार की कॉस्ट निकल जाएगी। नोट फॉलोइंग कॉस्ट आर टू बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट निकालते समय जब आप इस यूनिक कार के एक्चुअल कॉस्ट निकालेंगे तो इन इन चीजों को आप जोड़ते हुए चलोगे। यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ फटाफट से, क्योंकि अब जो हम करने जा रहे हैं बेटा, अब आपका असली इंडियस यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब यहां से आपका असली इंडियस शुरू हो रहा है, 2 घुट पानी के पियो फिर हम आगे चलता है। चलो आ जाओ इधर फटाफट से। जब आप एक्चुअल कॉस्ट टेक्निक अप्लाई करोगे तो क्या क्या चीजें इस एक्चुअल कॉस्ट के अंदर जोड़ते हुए चलोगे। सबसे पहले रॉ मटेरियल की कॉस्ट, जिसको आप लोग मटेरियल कॉस्ट कहते हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट ये जोड़ेगी। इसके अंदर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन जोड़ेगा। कन्वर्जन का मतलब कि इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाते समय प्रोसेसिंग के अंदर आपने कौन कौन से खर्चे किए थे, जिसको आप ओवरहेड्स बोलते हैं बचपन के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या जोड़ा आपने, लेबर कॉस्ट जोड़ा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, डीएल, एफओएच, वीओएच, ठीक है। तो रॉ मटेरियल के अंदर डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल के अंदर आपने क्या जोड़ा, डायरेक्ट लेबर जोड़ा, फिक्स्ड ओवरहेड जोड़ा, वेरिएबल ओवरहेड जोड़ा आपने, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन जुड़ गया। इसके बाद में कॉस्ट इनकर्ड फॉर ब्रिंग इन्वेंट्री इन प्रेजेंट कंडीशन और लोकेशन, यानी कि इसको यहां तक लाने के लिए जो भी डायरेक्ट इंसिडेंटल कॉस्ट थे, जैसे भाड़ा दिया, कमीशन दिया, जो भी आपने खर्चे करे इसको यहां तक लाने के लिए, ये सब आप जोड़ा आपने, जिसको हम लोग अदर डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं या डायरेक्ट कॉस्ट इंसिडेंटल टू द इन्वेंट्री बोलते हैं। ये सारी कॉस्ट जोड़ोगे तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे निकल के आ जाएगी। दूसरी बात, अब इस टोटल कॉस्ट में ये आपकी जेब से गया, अब कुछ मिला भी तो होगा। सर मिला भी तो होगा मतलब, अरे भाई प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कुछ कबाड़ निकला होगा, कबाड़ को बेचा होगा तुमने, यस सर। तो कबाड़ को बेच के इनकम हुई ना, इनकम गांधी आया ना, तो गांधी आ रहा है तो कॉस्ट कम हो रही है, तो माइनस करिए यहां से सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ प्रोडक्शन स्क्रैप, इसको आप बोलते हैं कॉस्ट से कम करो, माइनस करिए एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट आफ्टर डिडक्टिंग एनी इंक्रीमेंटल कॉस्ट बिफोर सेल। याद रखिएगा, अगर कोई बाय प्रोडक्ट पैदा हुआ, सर जैसे कि सरसों का तेल, सरसों जब जा रही थी फैक्ट्री के अंदर, सरसों में एक तरफ से तेल निकला, दूसरी तरफ से खली निकली, जो खली निकलती है वो आपका क्या निकलता है, बाय प्रोडक्ट होते हुए चलता है, ठीक है। ऐसे जब आप पेट्रोल क्रूड ऑयल जब रिफाइन होता है तो एक तरफ से क्रूड या पेट्रोल डीजल निकल रहा होता है, दूसरे कैरोसिन निकलता है, कैरोसिन को एज ए बाय प्रोडक्ट आप बेचते हुए चलते हैं, ठीक है। तो अगर बाय प्रोडक्ट निकला तो बाय प्रोडक्ट भी तो मार्केट में बिकेगा, ये भी खाली कबाड़ थोड़ी, ये भी तो बिकेगा ना, यूजलेस थोड़ी है, तो ये बिकेगा, तो आपकी जो मेन प्रोडक्ट था उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। अरे बोलो ना हाँ, जो मेन प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कम हो जाए, क्योंकि आप प्रोडक्ट को जब बेच रहे हो, बाय क्या नाम, बाय प्रोडक्ट को जब खली बेची तो सरसों की कॉस्ट भी तो कम हुई ना। मैंने कहा सरसों को तेल पियाने में मेरा खर्चा आया 100 रुपए, लेकिन इस खली को बेच के 5 रुपए मिला, तो जेब से क्या गया, 95 तो जेब से गया आपके। तो ऐसे में इसकी एनआरवी आप बेचोगे, याद रखना एनआरवी माइनस करोगे। एनआरवी का मतलब क्या होता है, इसको सेलेबल कंडीशन तक लेने आने के लिए कुछ इंक्रीमेंटल खर्चे भी तो करेंगे। यदि खली उठाई ऐसे बेच दिया, या कैरोसिन आया तो बेच दिया, ऐसे नहीं नहीं, पूरा कैरोसिन में कुछ साफ भी तो करोगे ना, पूरी मिट्टी थोड़ी बेच दोगे, मिट्टी का पूरा मिट्टी जो गंदगी उसको निकालोगे फिर जाके बेचोगे। तो इसलिए कुछ इंक्रीमेंटल कॉस्ट आई तो उसको माइनस करे, तो जो यानी एनआरवी है बाय प्रोडक्ट, याद रखे स्क्रैप जितने पर बिका माइनस करो, लेकिन बाय प्रोडक्ट क्या एनआरवी आपको बेचते हुए माइनस करते हुए चलना है, इस बात को याद रखिएगा। इंस्टीट्यूट का फेवरेट पार्ट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, भले वो सीएमए इंटर ग्रुप 2 या सीए फाइनल का इंडिया हो, ठीक है।
याद रखिए डू नॉट एलिमिनेट प्रॉफिट एलिमेंट। बाय प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई प्रॉफिट एलिमेंट है उसको गलती से माइनस मत कर देना, यहीं पर इंस्टीट्यूट ने खेल कर रखा है आपके साथ में एक बार। ये आएगा बैलेंस कॉस्ट, ये आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट आ गई। अब ये जो कॉस्ट आएगी ना इसको जॉइंट प्रोडक्ट में बांट दीजिए इन द रेशियो ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स, जो भी जॉइंट प्रोडक्ट का रेशियो है उसमें इसको आप बांट दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। फिर कॉस्ट पर यूनिट क्या निकलेगी, जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट आ रही डिवाइड करिए जॉइंट प्रोडक्ट, मान लो फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर आपने कॉस्ट बांटी होगी तो जॉइंट प्रोडक्ट 1 जॉइंट प्रोडक्ट 2 आया होगा, ऐसे कुछ बांटा होगा आपने। अब आपको जॉइंट प्रोडक्ट 1 जॉइंट प्रोडक्ट 2 की कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ रही है, तो कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट 1 डिवाइड बाय जॉइंट प्रोडक्ट 1 का कितना यूनिट बना है, कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट 2 डिवाइड बाय जॉइंट प्रोडक्ट 2 का कितना यूनिट बना है, तो इस यहां से इनके पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। अब देखिए ध्यान से, जो आपने यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट पढ़ा ना, रॉ मटेरियल की कॉस्ट पढ़ा, ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट में क्या क्या जुड़ेगा, इस रॉ मटेरियल की कॉस्ट में क्या क्या जुड़ेगा मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले। तो इस रॉ मटेरियल की कॉस्ट में सर मटेरियल कॉस्ट यानी जो आइडेंटिफाइड इधर यूजिंग स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड या जनरल आइडेंटिफिकेशन मेथड, यानी जो कि जनरल का मतलब जो कि इंटरचेंजेबल होता है, इसकी जगह पर ये लगा सकते हैं, ये यूनिट ना मिले तो ये लगा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता नहीं होता है, क्या पैरासिटामोल खरीदने के उसने कहा नहीं कॉलपॉल है, कॉलपॉल खा लो, ठीक है, ऐसा होता है बहुत बार में। तो अगर जनरल आइडेंटिफिकेशन मेथड का मतलब जहां पर इंटरचेंजेबल होता है और स्पेसिफिक का मतलब स्पेसिफिक, रॉ मटेरियल स्पेसिफिक नेचर है, यही चाहिए, यही लाना है। तो व्हेन मटेरियल इज इंटरचेंजेबल देन यूज जनरल आइडेंटिफिकेशन मेथड, और जब मटेरियल आपका यूनिक है स्पेसिफिक होता है स्पेसिफिकेशन वाला यूज करते हुए चलते हैं। इफ एंटिटी यूज जनरल आइडेंटिफिकेशन मेथड इट शुड यूज इट फॉर द स्टॉक एट ऑल लोकेशन ऑफ द एंटिटी, ठीक है, यानी कि जहां जहां पर भी सेम प्रोडक्ट आपका बन रहा होगा, भले 10 फैक्ट्री है, 200 में आपका जनरल ही यूज होगा। कॉस्ट फॉर्मूला क्या होता है, मींस द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट प्राइस अंडर जनरल इनक्वायरी मेथड, देयर कैन बी फीफो लीफो मीफो वगैरह वगैरह, ये किसी काम का इंडियस में रेलेवेंट नहीं है। तो फॉलोइंग शैल बी कंसीडर्ड एज अ कैलकुलेशन मटेरियल। मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या आता है फटाफट से बताइए। मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हो, परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल में ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दोगे, ठीक है, माइनस करोगे टैक्स, अगर उसका आईटीसी मिल रहा है, लेकिन अगर आईटीसी नहीं मिलता है, नो आईटीसी, तो फिर कॉस्ट का पार्ट बनेगा तो जोड़ दोगे, ठीक है। अगर आईटीसी नहीं मिल रहा है तो कॉस्ट का पार्ट बनेगा, जुड़ जाएगा, लेकिन अगर आईटीसी मिल रहा है तो माइनस करना, याद रखना, गलती से जोड़ मत देना। ऐड करिए अदर हाँ, लेकिन हाँ तभी माइनस करना जब जुड़ा होगा, अदरवाइज टैक्स नहीं जोड़ना। तो टैक्स तभी जुड़ेगा, क्रक्स बता रहा हूं, क्रक्स, टैक्स तभी जुड़ेगा जब आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी मिल रहा है इग्नोर द टैक्स, आईटीसी नहीं मिल रहा है टैक्स को जोड़ो। हाँ, अगर परचेज प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, बहुत बार ऐसा देगा इंस्टीट्यूट आपको कि जो परचेज प्राइस है ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो चेक करो, अगर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है और आपको आईटीसी मिलना है, आईटीसी मिलना है तो बेटा लेस करो, आईटीसी नहीं मिलना है तो बेटा कुछ मत करो। आ रही बात समझ में? यस सर, यस सर, यस सर। इसके अलावा अगर कोई डायरेक्ट खर्चे आपके इंसिडेंटल खर्चे से भाड़ा हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, हैंडलिंग चार्जेस हो गए, कमीशन ऑन परचेज हो गया, तो ये सब जुड़ते हुए चलेंगे, इसको हम बोलते हैं मटेरियल की कॉस्ट। तो ये बेटा मटेरियल की कॉस्ट होती है, जो ऊपर लिखा था मटेरियल प्राइस या मटेरियल कॉस्ट, तो इस मटेरियल कॉस्ट में ये सारी चीजें यहाँ पे जुड़ते हुए चलती है। परचेज प्राइस प्लस ट्रेड डिस्काउंट, टैक्स जुड़ेगा अगर आईटीसी नहीं मिलेगा, प्लस बाकी डायरेक्ट खर्चे से कमीशन हो गया, भाड़ा होगा, इंश्योरेंस हो गया, इंपोर्ट हो गया, इन ट्रांजिट इंश्योरेंस हो गया, ये हैंडलिंग चार्जेस वगैरह जुड़ते हुए चलेंगे। ये आ गई आपकी मटेरियल कॉस्ट। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसके बाद वो कहता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या क्या जुड़ा है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के 3 बचे थे, डायरेक्ट लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड। डायरेक्ट लेबर का मतलब क्या होता है, जो कि लेबर वर्कर आपका काम कर रहा है, तो यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट। फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड जो भी आपका हुआ था डिवाइड करेंगे आप नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट विच एवर इज हायर, क्योंकि हमेशा हमेशा जो ज्यादा होगा उसी पर फिक्स एक लिमिट तक फिक्स होता है। कब तक, जब तक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब तक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता तो आपकी फिक्स एक्सपेंस हमेशा फिक्स रहती है, उसके बाद वो आपका वेरी करना चालू होती है। इसलिए आप हमेशा हमेशा क्या करोगे, फॉर एग्जांपल कैपेसिटी मेरी 50 की थी लेकिन मैंने बैठा 60 लोगों को दिया सामने, तो ऐसे में 10 बच्चे जो एक्स्ट्रा बैठे हैं उसी 50 के तो कॉस्ट से बैठे हैं, तो आप क्या वो 10 के ऊपर कॉस्ट को नहीं बांटोगे, बांटेंगे, बिल्कुल बांटेंगे, इसलिए आपका डिनोमिनेटर 60 हो जाएगा, 50 नहीं होगा। तो नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी विच एवर इज हायर जो आपने यूज करी है उस पर आप अपने कॉस्ट को बांटोगे, इसीलिए यहां पर विच एवर इज हायर लेते हैं। और लॉजिक समझना है, जॉइन द रेगुलर बैच, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसके अलावा वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड कैसे निकालोगे, वेरिएबल ओवरहेड जो आपने डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस, आपका पर यूनिट यहां से निकल जाएगा, ठीक है। अब मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे आपको देखा, मशीन है उसका फिक्स रेंट है 1 लाख रुपए पर मंथ जो भी है, ठीक है। नॉर्मल आउटपुट 10,000 बना सकते थे, लेकिन अब बना सकते पर कॉस्ट आपके 10 रुपए पर यूनिट आ गई, लेकिन एक्चुअल में आपने 20 बना दिए,
बताइए, एक महीना मशीन यूज करके आपको 10 बनाने चाहिए, तो मैक्सिमम वो 10 ही बना सकते थे, उसकी नॉर्मल कैपेसिटी 10 है। लेकिन आप तो भैया तीसमार खान, आपने 20 बना दिए, तो क्या खर्चे सिर्फ 10 के ऊपर ही आप क्या अपोर्शन करोगे? तो आंसर इज नो सर, बना तो 20 है ना, तो पूरे 20 के ऊपर खर्चा अपोर्शन करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं विच एवर इज हायर हायर हायर। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो फिर इन्वेंटर की कॉस्ट कैसे निकालोगे? यूनिट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट इनटू टोटल यूनिट, फिक्स ओवरहेड पर रेट इनटू यूनिट्स, वेरिएबल ओवर कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट, ये आगे टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट। फिक्स्ड ओवरहेड ओवर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड विच आर अनअब्सॉर्ब्ड ड्यू टू शॉर्ट प्रोडक्शन। अगर शॉर्ट प्रोडक्शन हो गया, मान लो एक्चुअल कैपेसिटी 10,000 था मेरा, बट मैंने बनाया सिर्फ 8,000, तो मैं 2,000 नहीं बना पाया। मैं 2,000 नहीं बना पाया, तो ऐसे केस में इनको पार्ट ऑफ प्रोडक्शन हम ट्रीट नहीं करते हैं, इसको हम सीधे सीधे चार्ज टू पीएनएल करेंगे, ट्रांसफर टू पीएनएल करेंगे। इसके ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दे रखा था, समझे? सर सर सर। इसका अनअब्सॉर्ब फिक्स ओवरहेड कैसे निकालोगे? यूनिट बजटेड बट नॉट प्रोड्यूस, यानी कि 10,000 बजट था जो कि आपने नहीं बनाया, इनटू फिक्स ओवरहेड रिकवरी रेट इज इक्वल टू अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। जितनी यूनिट बजटेड थी बट आपने नहीं बनाई, बजटेड 10,000 थी, बनाई 8,000, तो नहीं कितनी बनाई? 2,000, तो 2,000 नहीं बनाई, तो 2,000 नहीं बनाई इनटू फिक्स ओवरहेड रिकवरी रेट मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा अनअब्सॉर्ब्ड ओवरहेड। ये कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। Other costs incurred to bring inventory in present condition in और लोकेशन शुड बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट। जैसे भाड़ा हो गया, पेड फॉर फैक्ट्री टू गो डाउन, ये सारे खर्चे आप जोड़ते हुए चलते हैं। सबसे ज्यादा एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट का यहाँ पर थ्योरेटिकल बनता है, मतलब जो कभी कभी केस बेस्ड क्वेश्चन पूछता है ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये बन के आता है बेटे, स्टार मार्क का रखा है, देख रहे हो स्टार मार्क है। फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड। अगर आपने AS1 पढ़ा था ना ग्रुप 1 ने मेरे साथ में, सॉरी AS2 पढ़ा था आपने ग्रुप 1 ने मेरे साथ में, वहां पर हम ए बॉस बोलते, याद आपको? ए बॉस का मतलब क्या था? एबनॉर्मल लॉस हो गया, बोरिंग कॉस्ट हो गई, ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हो गया, स्टोरेज कॉस्ट हो गया। 5 चीजें तो वही है जो इंडियस 2 में कॉपी पेस्ट है। ये जो है ना, ये आपके इन्वेंटरी वैल्यू करते समय कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते थे AS2 के अंदर, यही 5 कॉपी पेस्ट है इंडियस के अंदर। तो इंडियस के अंदर और नया क्या आया सब ब्लैक लिस्ट में जो कि नहीं जुड़ते हैं? तो नया क्या है? एक जनरल ओवरहेड नया आ गया, और एक कौन दिखा आपको? वारंटी कॉस्ट नया आ गया, और बाकी सब कुछ वही है। तो जनरल ओवरहेड, एडमिन का खर्चा, ऑफिस खर्चा, सेलिंग कमीशन, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फाइनेंस कॉस्ट वही, इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है, जिसको आप बोरिंग कॉस्ट बोलते थे, वारंटी कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस, स्टोरेज कॉस्ट, ये सब नहीं है। तो ए बॉस तो पूरा वही है, और ए बॉस में ये एस वाला जो है ना सेलिंग का, तो सेलिंग में बहुत सारी चीज जुड़ गई। सेलिंग में हम बोलते हैं सेलिंग एक्सपेंडिचर का खर्चा, तो सेलिंग एक्सपेंडिचर का खर्चा यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। अब सेलिंग में इन्होंने क्या कर दिया? सेलिंग ओवरहेड अलग कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर कर दिया। वहां पर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक ही बोलते हैं AS2 के अंदर, और सेलिंग कमीशनिंग नया आ गया, तो एस से वही है। स्टोरेज कॉस्ट यहाँ पर भी है, स्टोरेज कॉस्ट वहां पर भी है। यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछते नया क्या है, नया से वारंटी नया है और जनरल ओवरहेड नया है। जनरल ओवरहेड और वारंटी यहाँ पर नया है, बाकी वही है जो AS2 के अंदर आपने इंटर ग्रुप 1 में मेरे साथ पढ़ा था। तो ए बॉस ये ए बॉस जो है ये यहां पर नहीं जुड़ेगा, इस बात को याद रखते हुए चलिएगा। उसके बाद इफ ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एनी स्क्रैप इज जनरेटेड, तो उसको हम कॉस्ट में से माइनस करते थे, यानी उसकी जो सेल प्राइस है जितने पर बिकता कॉस्ट से माइनस करते थे। अगर बाय प्रोडक्ट निकलता था तो उसके एनआरवी हम यहां पर माइनस करते हुए चलते थे। एनआरवी माइनस करेंगे बाय प्रोडक्ट की आफ्टर एलिमिनेटिंग द इंक्रीमेंटल कॉस्ट। एनआरवी का मतलब ही होता था जितने पर बिका माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, ठीक है? यस सर, यस सर, यस सर। और कॉस्ट इनकर्ड ऑन मेन प्रोडक्ट इज एलोकेटेड टू द जॉइंट प्रोडक्ट। अगर जॉइंट प्रोडक्ट आपके पैदा हो रहा है तो उसमें एलोकेट करेंगे जॉइंट प्रोडक्ट के रेशियो में, और उसको हम बांटते रेशियो ऑफ सेल प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम पर हम बांटेंगे, ठीक है? ये मैंने क्रूड ऑयल का आपको एग्जांपल दे रखा था, अब यहां पर मैं एग्जांपल देने की स्थिति में नहीं हूं, बस मैं राम लिमिटेड वाला एग्जांपल आपको डायरेक्ट कराऊंगा, तो यहां से अब मेरा क्वेश्चन पार्ट मोटा मोटा कुछ तो शुरू हो ही जाएगा, ठीक है? तो यहां पे देखिए एग्जांपल मैंने आपको देखा था, राम लिमिटेड फॉलोइंग डेटा इनके पास में है, परचेज 1 परचेज 2 यूनिट दे रखी है, इसमें 10,000, इसमें 12,000, प्राइस आपको देखा 20 पर यूनिट, इसमें 21 पर यूनिट, डिस्काउंट ऑन परचेज 4%, 2%, जीएसटी देखा 18%, 18%, फ्रेट अप टू फैक्ट्री का भाड़ा आपको देखा 5,000, और यहाँ पर देखा है 7,000। फिर आपसे बोलते हैं कंपनी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 15,000 यूनिट दिस ईयर बट प्रोड्यूस ओनली 13,000 यूनिट। 15,000 की उम्मीद थी, आपके बजटेड 15,000 थे, बट एक्चुअल में आप 13,000 प्रोडक्शन ही कर पाए, ठीक है? टोटल यूनिट आपने बेची 9,500 यूनिट, और क्लोजिंग यूनिट आपके पास में बची 3,500 यूनिट, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आपको यहाँ पर दे रखा है लेबर कॉस्ट 65,000 रुपए, वेरिएबल ओवरहेड आपको दे रखा है 90,000 रुपए और फिक्स्ड ओवरहेड आपको दे रखा है 1,20,000 रुपए। नॉर्मल लॉस है आपका 3% ऑन मटेरियल और एक्चुअल लॉस है आपका 1500 यूनिट्स का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री यानी फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल जो भी आपके पास में है उसको आप निकालते हुए चलिएगा, ठीक है। यस सर। तो सोल्यूशन देखो बेटा, रॉ मटेरियल आपने खरीदा 10,000 यूनिट एक की आई, 12,000 यूनिट एक की आई, टोटल यूनिट कितने आ गई 22,000। ये एग्जांपल आप कॉपी में लिखा होगा, जिसने रेगुलर क्लास हमसे कर रखी है अच्छी बात, जिसने नहीं कर रखे बेटा चुपचाप जाओ टेलीग्राम पे, वहां से इसका पीडीएफ निकाल लो या वहां से आप नोट कर लो, आपको एग्जांपल दिख जाएगा, ठीक है। आप देखो ध्यान से, यहाँ पर एक्चुअल लॉस आपका कितना हो रहा है, एक्चुअल लॉस मुझसे अगर आप पूछो 1500 यूनिट का हो रहा है, बट 3% आपका एस्टिमेटेड था, तो 3% कितना आ रहा है 22×3 = 66, तो 66 यानी 660 रुपए का नॉर्मल लॉस है। तो 660 यूनिट का बेटा नॉर्मल लॉस था, बट एक्चुअल लॉस अगर आपका 1500 यूनिट का हो गया तो आपको लगता नहीं एबनॉर्मल लॉस इज देयर? अरे बोलो ना हाँ भाई। 660 अगर मेरा नॉर्मल लॉस था बट एक्चुअल में 1500 का लॉस हो रहा है, इसका मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आपका क्या बन गया 840 का एबनॉर्मल लॉस यहाँ पर आते हुए चलेगा। 840 का एबनॉर्मल लॉस आया, आपने प्रोडक्शन प्रोसेस किया, यहाँ पर कुछ खर्चे करें, तो यहां से क्या हुआ एक्चुअल में 20,500 यूनिट बनना, सॉरी एक्चुअल में कितने यूनिट बनी 22,000 यूनिट डाली, 1500 का लॉस हुआ, 20,500 यूनिट यहां पर बन रही हैं आपकी। तो 20,500 में से क्या हुआ 13,000 यूनिट आपने एक्चुअली बेची और ये अभी 7,500 रॉ मटेरियल क्लोजिंग में है, ये तो लिखा है मेरे ख्याल से, है ना। 13,000 प्रोड्यूस होकर फाइनल हो गई हैं और बाकी का 7,500 भी रॉ मटेरियल के अंदर ही है। अब इस 13 में से बाकी कुछ बिक रहा होगा, कुछ बच रहा होगा। इस 13 में से देखो, इस 13 में से बेटा 9,500 बिक गया और 3,500 बच गया। मैं क्या बिकने की बात करूंगा? द आंसर इज नो। जो बिक गया उसके ऊपर इंड AS 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर लग जाएगा, तो इंड 115 लग जाएगा, लेकिन इस 3500 के ऊपर मेरा इंड AS 2 लगेगा। मेरा काम इस 3500 के लिए है, आ रही बात समझ में, और इस इन्वेंट्री के लिए है। तो रॉ मटेरियल मेरे पास में दो थे, P1 P2 10,000 और 12,000, तो टोटल इनपुट मेरे पास में आया 22,000 रुपए का, जिसमें से मैंने यूनिट लॉस किया माइनस, यानी 3% माइनस हो गया। 3% नॉर्मल था बट एक्चुअल कितना हुआ, एक्चुअल 1500 हुआ, ठीक है। तो 3% माइनस होना चाहिए था 660, क्योंकि लॉस 660 होना चाहिए था बट हुआ 1500 का, तो एबनॉर्मल लॉस आ गया यहाँ पे 840 रुपए का, ठीक है। तो बैलेंस यूनिट कितना हो गया आपके पास में, बैलेंस यूनिट आएगा 20,500, और जिसमें से आपने कंज्यूम कितनी करी 13,000 आपने प्रोड्यूस करी, 13,000 आपने प्रोडक्शन में लगा दिया, तो 7,500 अभी भी बच रहा है जो कि रॉ मटेरियल के अंदर पड़ा होगा, ठीक है। फिनिश गुड्स 13,000 यूनिट आपने प्रोड्यूस करी, 13,000 में से 9,500 बिक गया, तो 3,500, तो रॉ मटेरियल कितना बचा, ध्यान से मेरी बात समझो, रॉ मटेरियल बचा है 7,500 और 3,500 का आपके पास फिनिश गुड्स बचा हुआ है। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट सबसे पहले बताइए, फर्स्ट पार्ट पर बात करिए। परचेज प्राइस था आपके पास में 2 लाख रुपए का, इसका 252 का इसका, ये कहां से आ रखा है आपको ऊपर दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी कॉस्ट क्या, परचेज कॉस्ट। ट्रेड डिस्काउंट आप माइनस करेंगे दोनों का, ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस किया, जीएसटी आप जोड़ देंगे, जीएसटी आईटीसी अवेलेबल है तो नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। जीएसटी का आईटीसी अवेलेबल है तो फिर यहाँ पे नहीं जोड़ेगा, ठीक है। इसको माइनस का साइन लगा दो, मैं इसको यहाँ पर माइनस का साइन लगा दो, ठीक है। जीएसटी अवेलेबल है आईटीसी, तो हम एज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने इसको नहीं जोड़ा, ठीक है। भाड़ा यहाँ पे जुड़ेगा 5,000 का, 7,000 का, और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आ गया इतना इतना इतना। ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हो गया 1,97,000 रुपए, 2 तिरपन 960 रुपए। टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 4,50,960 रुपए आ गया। डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, तो कितना एक्चुअल में, आप याद रखना, आप क्या एबनॉर्मल, जो एबनॉर्मल लॉस है क्या वो भी कस्टमर से रिकवर करोगे? द आंसर इज नो। कस्टमर से सिर्फ हम नॉर्मल लॉस की रिकवरी करते हैं, नॉर्मल लॉस ही आपका कॉस्ट का पार्ट बनता है, एबनॉर्मल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस की शोभा को बढ़ा देगा। तो नॉर्मली क्या था 22,000 अगर अंदर जा रहा है, 660 का खर्चा हो, 660 तो डूबेगा भाई, 1 लीटर दूध उबालोगे तो 200 ग्राम जाना ही जाना था, ये नॉर्मल था, ये कस्टमर बियर करने को तैयार होगा, ये कस्टमर बियर करेगा भी। अब उसके ऊपर आपने दूध जला दिया, पूरा भगवाना खाली कर दिया, कस्टमर की गलती थोड़ी है। इसलिए कस्टमर नॉर्मल बियर करता है, इसीलिए हम जो कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं वो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं हर जगह, भले वो अकाउंट से कॉस्टिंग हो, आप नॉर्मल कंसीडर करते हो, जहां जहां एबनॉर्मल होता है वहां वहां से उसको बाहर फेंक देते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो 22,000 यूनिट मेरे अंदर गई, जिसमें 660 रुपए का तो लॉस होना ही होना था, तो 21,340 यूनिट तो बननी ही बननी थी, 21,340 तो बननी ही बननी थी, आप नहीं बना पाए तो आपकी गलती है। तो
कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा, 21 रुपए 13 पैसे पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगी। 450 की टोटल कॉस्ट थी, 21,340 नॉर्मल यूनिट था, तो नॉर्मल यूनिट डिवाइड नॉर्मल कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल यूनिट्स इज इक्वल टू कॉस्ट पर यूनिट 21 रुपए 13 पैसे। एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो गया, कितना 21.13 रुपए नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकला। 840 यूनिट्स आपके एबनॉर्मल थी, तो ये पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर भी ऐसा पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ये आकर रॉ मटेरियल की कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या था, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट 65,000 रुपए है, 13,000 यूनिट्स आपके प्रोड्यूस। भाई डायरेक्ट लेबर तो उतने में ही पैदा होगा जितना प्रोडक्शन करोगे, मेरी बात समझ में आ रही है। लेबर तो प्रोडक्शन फैक्ट्री में काम कर रहा है, और फैक्ट्री में जो लेबर काम कर रहा है, तो लेबर जितने के ऊपर काम करेगा उतने के ऊपर तो लेबर की कॉस्ट पैदा होगी। तो बने ही 13,000 यूनिट है, तो लेबर ने तो 13,000 पर काम कर रखा होगा, तो लेबर की कॉस्ट आ गई 5 रुपए पर यूनिट। ऐसे ही वेरिएबल ओवरहेड ये तो तब पैदा होंगे जितने पर काम होगा, तो काम हुआ 13,000 यूनिट पे, तो 90/13 6 रुपए 92 पैसा। और फिक्स्ड ओवरहेड पे आप क्या लेते हो, नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल यूनिट, नॉर्मल यूनिट और एक्चुअल विच एवर इज हायर। तो एक्चुअल 13 था, नॉर्मल 15 था, तो भाई साहब 15 लेंगे, विच एवर इज हायर, तो 8 रुपए के भाव से यहाँ पर ये आएगा। तो कॉस्ट निकल गई तीनों की। अब बात खत्म। ये फैक्ट्री था, 15,000 यूनिट बना सकते थे आप, लेकिन आपने बनाए कितने, 2,000 कम बनाए, तो 2,000 क्या हो जाएगा, एन एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। और एन एब्जॉर्ब्ड को कहां डाल दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दोगे। तो 2,000 यूनिट कम बनाई, कॉस्ट क्या थी 8 रुपए पर यूनिट, तो 16,000 प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर आप ट्रांसफर करते हुए चलो गए। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या आ जाएगी, रॉ मटेरियल 3,000 यूनिट इंटू 21 रुपए, 3,000 का मतलब 3,500, सॉरी 3,500 क्लोजिंग है ना आपके पास में, हाँ जी 3,500 क्लोजिंग है, तो 3,500 इंटू 21 रुपए 13 पैसे ये आ जाएगा। डायरेक्ट लेबर आपके पास में ये आ जाएगा, वेरिएबल ओवरहेड आपके पास ये आ जाएगा, यूनिट यानी तो जो आपके पास में फिनिश गुड्स है उसका क्लोजिंग और रेट से मल्टीप्लाई करें तो फिनिश गुड्स की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। रॉ मटेरियल आपके पास कितना है 7,500, जो ऊपर आपने निकाला था कैसे, 22,000 इनपुट डाला था, 660 का लॉस तो होना ही था नॉर्मल, इतना और ज्यादा हो गया एबनॉर्मल, इतना आपने बेच दिया तो कितना इनपुट बचा, तो 7,500 का इनपुट आपके पास बचा हुआ है। रॉ मटेरियल यानी इनपुट की कॉस्ट कहती है 21 रुपए 13 पैसा, 21 रुपए 13 पैसा, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपकी ये आ गई। मेरी बात समझ में आ रही है, यस सर यस सर। ये एग्जांपल मैंने आपसे कहा, ये एग्जांपल आप कर लो ना, उसके बाद इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। इनकी जो मटेरियल के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, जो स्टडी मटेरियल के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, मरे हुए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कोई, जान नहीं उसमें जान, ठीक है। ये एग्जांपल आपने कर लिया, उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, आराम से सब हो जाएगा, ठीक है। अब आता हूं एनआरवी के ऊपर। तो कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर, यही आपने पढ़ा पूरे इन्वेंट्री के अंदर में फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर पे आप निकालते हुए चलते हो, ठीक है। कॉस्ट कैसे निकालते हैं आपने पढ़ लिया, कॉस्ट कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं एनआरवी कैसे निकलती है। एनआरवी क्या बोलता है, एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि अगर मान लो ये मेरा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को अगर मैं मार्केट में लेके जाऊंगा तो ये किस प्राइस पर बिक सकता है, इसको अगर मार्केट में लेके जाऊंगा ये किस प्राइस पर बिकेगा। तो पहली बात क्या आज देखूंगा मैं, आज किस प्राइस पर बिकेगा, एनआरवी क्या मैं आज के दिन की देखता हूं, आंसर इज नो। अच्छा, क्या बैलेंस शीट डेट की देखता हूं एनआरवी की, 31 मार्च को बैलेंस शीट डेट पे कितने का बिकेगा, आंसर इज नो। एनआरवी देखी जाती है उस दिन की जिस दिन ये एक्सपेक्टेड टू सेल है। आप इसको किस दिन मार्केट में बेचोगे, किस दिन इसको बाजार में बेचने के लिए ले जाओगे, उस दिन का बताओ, उस दिन की एनआरवी क्या होगी। तो एनआरवी देखी जाती है ऑन एक्सपेक्टेड डेट ऑफ सेल, ना तो आज ना बैलेंस शीट डेट। एनआरवी देखी जाएगी जिस दिन आप इसको एक्चुअली लेके जाने वाले हैं, जिस दिन आपने एस्टिमेट कर रखा है, एस्टिमेट डेट ऑफ सेल जो है आपकी है, उस दिन बताइए इसका एनआरवी क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है, यस सर यस सर यस सर। अब एनआरवी कैसे निकालेंगे, मैंने कहा इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, मैं इसको 100 रुपए में बेचूंगा, तो मैंने सपना देखा इससे मुझे 100 रुपए मिलेगा, इससे मुझे 100 रुपए मिलेगा, लेकिन इससे जब मुझे 100 मिलेगा ना बेच के, तो उस बेचने तक ले जाने के लिए मुझे 10 रुपए खर्च करना पड़ेगा, तब ये 100 रुपए में बिक पाएगा। तो इसको मैं बोलता हूं कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन या सेलिंग एक्सपेंडिचर या सेलिंग कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। मतलब इसको बेचना है 100 रुपए में, तो 10 रुपए का खर्च भी करना पड़ेगा इसके ऊपर, तब ये 100 में बिकेगा। तो मेरी जेब में क्या आया सर, मेरी जेब में क्या आया, मैं इसको 100 में बेचूंगा, इसको 100 में बेचने के लायक बनाने के लिए 10 मुझे खर्च करना पड़ेगा, तो मेरी जेब में बेटा 90 आया। तो मेरी जेब में 90 आया, तो जो मेरी जेब में आया ना नेट रियलाइजेबल वैल्यू, उसी को हम बोलते हैं एनआरवी। और आपने पढ़ा था इन्वेंट्री को वैल्यू किस पर करोगे, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, अगर वो फिनिश गुड्स या रॉ डब्ल्यूआईपी है तो एनआरवी का मतलब क्या होता है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आफ्टर रिबेट या डिस्काउंट, जो भी आपका है, माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन या सेलिंग एक्सपेंस, तो ये आपकी जेब में एनआरवी आ जाएगा। एनआरवी किस दिन की देखते हैं, एनआरवी किस दिन के देखेंगे, क्या आज के देखेंगे,
31 मार्च की देखेंगे, नहीं नहीं नहीं। एनआरवी उस दिन की देखते हैं जिस दिन आपका प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड टू सेल है, उस दिन की देखते हैं जिस दिन आपका प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड टू सेल है। एनी इवेंट अकर्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट और एक्चुअल डेट ऑफ सेल अगर होता है, ठीक है, तो ऐसे केस में अगर वो एडजस्टिंग इन नेचर है तो उसको हम एडजस्ट करेंगे, अगर डेट ऑफ अप्रूवल से पहले अगर वो है तो एडजस्ट करेंगे, इंड एस 10 लगा देंगे यहाँ पर। अब इसमें मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि रेगुलर क्लास में मैंने इंड एस 10 के बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ में आपको इंड एस 2 मैच करा के दिखाया था, ठीक है। आ जाओ, ओके सर, ओके ओके ओके। इसका कॉस्ट और एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री जो आपकी होती है वो प्रोडक्ट शैल बी टेकन एज आइटम बाय आइटम बेसिस, ठीक है, यानी कि डोंट एग्रीगेट। इसके ऊपर भी इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आपके स्टडी मटेरियल के अंदर भी क्वेश्चंस हैं, स्टडी मटेरियल के अंदर भी इस पे क्वेश्चन है कि जब भी आप कॉस्ट और एनआरवी निकालते हो तो क्या आइटम बाय आइटम बाय आइटम बाय आइटम का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे कि ए बी सी 3 प्रोडक्ट है, ए बी सी 3 प्रोडक्ट है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट रुको, ठीक है, ए बी सी 3 प्रोडक्ट है, इसकी कॉस्ट है 100 रुपए, इसके एनआरवी है 120 रुपए, इसकी कॉस्ट है 80 रुपए, इसके एनआरवी है 70 रुपए, इसकी कॉस्ट है 60 रुपए, इसके एनआरवी है 50 रुपए। अब एक बात बताऊं, मैंने इसका टोटल किया, मैंने इसका टोटल करो जरा, कितना होगा? 100, 180 और 160, 240, ठीक है, 120 और 7 5 20, 120, 240। अरे दादा, ये क्या हो गया? कुछ गड़बड़ है। चलो इसको 55 कर लेते हैं, तो कितना जाएगा? 245, ठीक है। अब बताओ, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, क्या आप ऐसे देखते हो टोटल? द आंसर इज नो। क्या आप टोटल देखोगे? द आंसर इज नो सर, नो। आप ऐसे नहीं करोगे, आप आइटम बाय आइटम करोगे। सर मतलब आइटम बाय आइटम का मतलब क्या होता है? सर आइटम बाय आइटम का मतलब होता है मेरे लाल, एक एक करके, यानी जो कॉस्ट और एनआरवी आपको देखनी है वो इंडिविजुअल की देखनी, आइटम बाय आइटम। पहले ए की कॉस्ट, ए की कॉस्ट है 100, ए के एनआरवी 120, विच एवर इज लोअर, ये लोअर क्या है? 100 लोअर है, 80 और 70 लोअर क्या है? 70, 55 और 60 लोअर क्या है? 55। अब इसको जोड़ो, 5 7 5 12 की 2, 225, तो ये आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ रही बात समझे? ये आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टडी मटेरियल का, कर लीजिएगा, ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टडी मटेरियल का, आ जाओ पहले क्वेश्चन पढ़ लें आपके साथ में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या बोला आपसे? हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग सिचुएशन? अ कंपनी डील्स इन परचेज सेल ऑफ टिम्बर, टिम्बर बेचती है, खरीदती है, एंड हैड इंक्लूडेड नोशनल इंटरेस्ट चार्जेस, मतलब अपने मन से माना हुआ ब्याज, नोशनल इंटरेस्ट मतलब माना हुआ ब्याज, calculated on paid up share capital and free reserve in the value of stock of timber as at balance sheet date as a part of cost of holding timber। हे भगवान, ये कह रहा है कि भाई नोशनल इंटरेस्ट यानी फाइनेंस कॉस्ट, कुल मिला के इसको बोलता हूं ब्याज। ब्याज को इसने वैल्यू ऑफ टिम्बर, मतलब टिम्बर खरीदना बेचना मेरा धंधा था तो मेरे लिए वो इन्वेंट्री है, और इसने नोशनल इंटरेस्ट मतलब ब्याज यानी फाइनेंस कॉस्ट किस में जोड़ दी? इन्वेंट्री में जोड़ दी। क्या फाइनेंस कॉस्ट इन्वेंट्री में जुड़ती है? आप बताओ मुझे, क्या फाइनेंस कॉस्ट इन्वेंट्री का पार्ट बनता था? सर फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। हमने ए बॉस पढ़ा था सर, ए बॉस एबनॉर्मल हो गया, बोरिंग कॉस्ट मतलब फाइनेंस कॉस्ट हो गया, ठीक है, ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा हो गया, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सेलिंग कमीशन हो गया, ठीक है सर, और स्टोरेज का खर्चा हो गया, वारंटी का खर्चा हो गया, जनरल ओवरहेड हो गया। सर ये सब जुड़ते नहीं थे, तो ब्याज भी तो नहीं जुड़ता है? यस सर, ब्याज भी नहीं जुड़ता, इसने जोड़ रखा है। बताओ बेटा क्या करें? सर इसने इंडियस 2 नहीं पढ़ा था ना, इसलिए जोड़ रखा है। वेरी वेरी गुड, बीकॉम पास था। तो आंसर कैसे लिखोगे? मैंने आपको बता रखा था इंडियस में आंसर कैसे लिखता है। तो सबसे पहले आप ज्ञान की बात करोगे, ज्ञान की बात का मतलब आप बताओगे उसको कि एज पर इंडियस टू इन्वेंट्रीज फाइनेंस कॉस्ट इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट या वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इन द गिवन केस एंटिटी इंक्लूडेड इंटरेस्ट कॉस्ट इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, देयरफॉर ट्रीटमेंट डन बाय एंटिटी इज नॉट करेक्ट एज पर इंडियस 2। ये आपका एग्जाम का सोल्यूशन है, बस इतना ही लिखना है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन, कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आंसर आपको ऐसे प्रेजेंट करके आना है। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आ जाओ, आपके स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, आपके स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यार कुछ नहीं इसमें तो, इधर आओ। जेट कंपनी लिमिटेड परचेज गुड्स कॉस्ट थे 40 लाख रुपए, 40 लाख की कॉस्ट है। टिल मार्च 2022-25 जो भी है ये 75% स्टॉक बिक गया, तो 25% अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में है।
तो 40 लाख का सामान बेटा मैंने खरीदा था, जिसमें मैं कह रहा हूं कि 75% बिक चुका है, तो उसके ऊपर तो इंडियस 115 लग गया और सेल हो चुका है, जा चुका है। मैं क्या पढ़ रहा हूं, इंडियस 2 पढ़ रहा हूं। तो मेरे काम के लिए क्या है, सिर्फ 25% जो कि क्लोजिंग स्टॉक हुआ आज के दिन 10 लाख रुपए। तो 40 का 25 कितना होता है, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए मेरे काम का होते हुए चलेगा, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री में जो 10 लाख पड़ा है, कॉस्ट क्या है 10 लाख, ठीक है। The company wants to disclose closing stock at 10 लाख रुपए। The expected sale price, यानी अगर मैं आज इस 10 लाख की इन्वेंट्री को मार्केट में बेचने के लिए जाऊंगा तो ये कितने का बिकेगा, 11 लाख का बिकेगा, लेकिन 10% इसमें मुझे कमीशन भी देना पड़ेगा। ये सेम क्वेश्चन AS2 के अंदर भी था। इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के अंदर सेम क्वेश्चन, यानी सीए इंटर, याद रखना सीए में इंटर में तो AS2 है नहीं, सीए इंटर ग्रुप 1 में आपने यही चीज पढ़ रखी होगी, ये AS2 के अंदर भी सेम क्वेश्चन होता है। तो एक्सपेक्टेड सेल प्राइस क्या है, 11 लाख, सेलिंग कमीशन या सेलिंग एक्सपेंडिचर 10%। तो एनआरवी निकालोगे, एनआरवी कॉस्ट पता है 10 लाख है, कॉस्ट 10 लाख है, एनआरवी क्या निकलेगा, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस, 11 लाख माइनस 1 10, तो 9,90,000 रुपए। तो एनआरवी निकलेगी बेटा 9,90,000 रुपए और कॉस्ट है बेटा 10 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर 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 है 9,90,000 रुपए। तो आप लोअर में यहाँ पे दिखाते हुए चलोगे, यही यहाँ पे देखो कर रखा है, कॉस्ट है 10 लाख रुपए, एनआरवी है 11 लाख माइनस 1,10,000 का कमीशन, तो 9,90,000, तो लोअर क्या है 9,90,000, तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हो जाएगी 9,90,000। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, पढ़ो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने क्या बोला, हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग इन एनुअल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी ईयर एंड 31 मार्च 2023। वो कह रहा है कंपनी हैज टू पे डिलेड कॉटन क्लियरिंग चार्जेस एंड ओवर एंड अबव द नेगोशिएशन प्राइस, मतलब आपको डिलेड चार्जेस भी पे करने हैं। मतलब अगर मान लो 100 रुपए का मैंने इन्वेंट्री खरीदा, 100 रुपए की मैंने इन्वेंट्री खरीदी बेटा, जिसका पैसा पे करने में मुझे डिले हो गया, तो मैंने 10 रुपए का डिलेड चार्जेस भी पे किया, तो मैंने 110 पे किया, ठीक है। ओके सर, up to 21-22 the company has regularly included such charges in the valuation of closing stock, this is being in the nature of interest। oh my god, यानी 21-22 तक कंपनी क्या कर रही थी, जो डिलेड खर्चा वो 10 रुपए डिलेड का पे कर रही थी ना, वो अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट में इसको जोड़ रही थी इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट। मेरे बच्चे, मेरे लाल, जरा मुझे ये बता दें, क्या ये ब्याज के नाम का जो खर्चा है इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट जो खर्चा होता है, क्या ये इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा, क्या इन्वेंट्री की कॉस्ट में जुड़ेगा? अब बताओ, कसम है तुम्हें अकाउंट्स की जुड़ेगा। सर कैसी बात करते हैं, ए बॉस पढ़ा था हमने, ए बॉस पढ़ा था हमने, फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट तो जुड़ता ही नहीं, सर बोरिंग कॉस्ट तो जुड़ेगा ही नहीं। ये नालायक जोड़ते हुए चल रहे थे 21-22 से, ठीक है। अब बोलता था कंपनी हैज डिसाइडेड टू एक्सक्लूड इट फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम 21-22। अब इस 21-22 से अब इनको अक्ल आ गई है, और अक्ल आ गई तो ये क्या करे कि अब हम इसको हटाएंगे। दिस वुड रिजल्ट इन डिक्रीज इन प्रॉफिट बाय 7.6 लाख, और इसकी वजह से क्या होगा, 7,60,000 रुपए से मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, ज्ञान की बात। पहले क्या लिखना पड़ेगा, ज्ञान की बात। देखो मैंने आपको फोटो बना रखी थी, मैंने कहा देखो 7,60,000 रुपए है का जो प्रॉफिट है इनका, पहले इंटरेस्ट के नाम पे डाल रहे थे, अब नहीं डालेंगे, यानी क्लोजिंग स्टॉक से हटा दिया। क्लोजिंग स्टॉक में अगर दिखा रहे होंगे तो इसका मतलब प्रॉफिट इतने से मेरा कम हो रहा होगा। अब क्या हो जाएगा, अब नहीं दिखाएंगे तो प्रॉफिट मेरा इतने से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ज्ञान की बात, as per India's to inventory any finance cost shall not be included while calculating value of inventory। बस यही लैंग्वेज लिख के आनी है आपको एग्जाम में, इतना आसान लिख के आना है, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। इट इज चार्ज टू P&L, जो खर्चा होता है प्रॉफिट क्या नाम है, ब्याज के नाम का, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इन द गिवन केस द एंटिटी यूज्ड टू ऐड सच कॉस्ट इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी व्हिच वाज नॉट करेक्ट, हेंस सच फाइनेंस कॉस्ट इज टू बी रिटन ऑफ इन P&L एंड प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय इतना इतना, इतने सालों में जो आपने डाला उससे प्रॉफिट मेरा कम हो गया, विच शुड बी डिस्क्लोज बाय एंटिटी। आपको ये दिखाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, ये पता नहीं मैं क्या चर्चा तुम लोग के साथ कर रहा था वहां पर रेगुलर क्लास में, अब मुझे भी याद नहीं है, छोड़ो। MCQ गवर्नमेंट पता नहीं क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। मुझे नहीं लगता क्वेश्चन नंबर 7 के बाद कुछ आपको बताने के, अरे यार और बताना है, अरे प्रभु, हे प्रभु, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लो। फिर जब इतना खर्चा हो गया तो एक पैकेट चिप्स का भी ले लेते, है ना। आ जाओ। ओहो, सुनार भंडार, जो भी है, सुनार भंडार डील्स इन कोल्ड टीवी, इट हैज 4 टीवी पर्टिकुलर विच गिवन बिलो, ठीक है, ओनिडा, फिलिप्स, EC, सोनी। टोटल ये दे रखा आपको, ये जीरो बेटा बगल में है, ठीक है, ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है 10, 20, 35, 50,
1,15,000, तो ये आपको दे रखा है 1,15,000, ठीक है। यस सर। एक्सपेंस दे रखे हैं आपको, अरे यार एनआरवी निकालो नालायकों। कॉस्ट दे रखी है, यस सर कॉस्ट। एनआरवी क्या है, एनआरवी 18 और 3, 18 में बिकेगा 3 का खर्चा 15 एनआरवी, 30 में बिकेगा 2 का खर्चा 28 के एनआरवी, 36 बिकेगा 5 का खर्चा 31 हाथ में आएगा, 55 बिकेगा तो पूरा 55 हाथ में आएगा। तो बताओ 55 31 ये एनआरवी है, कॉस्ट है 10, विच आवर इज लोअर, लोअर। तो लोअर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा लोअर, यहाँ पे 20 हो जाएगा लोअर, 35 और 31, 31 लोअर, 55 और 50, 50 लोअर, जोड़ दो 5 3 8 10 और 11, 1,11,000 रुपए, ये आ गई वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, डन डन डन, अरे बोलो ना हाँ डन का मैसेज। यस सर यस सर यस सर, वेरी वेरी गुड। ठीक है, ये देखो 1,21,000 आ रहा है, 5 दिन 8 2 10 11 11 21 कैसे आ रहा है, 5 दिन 8 2 10 11। ओनिडा 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 एक्सपेंस इनकर्ड सेलेबल कंडीशन, हाँ वही तो। अच्छा एनआरवी निकाल के दे रखी है यार, उल्टा पढ़ दिया मैंने क्वेश्चन। एनआरवी निकाल के दे रखी है बेटा, सॉरी सॉरी सॉ एनआरवी निकाल के दे रखी है, एनआरवी निकाल के दे रखी है, पहले कॉस्ट पूरी करनी है। तो ठीक है, तो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है 10 की है, एक्सपेंस अगर बेचना है तो 13 13 13, कॉस्ट आ जाएगी 13, कॉस्ट आएगी 22, कॉस्ट आएगी 40, कॉस्ट आएगी 50। ठीक, डन डन डन। कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, देखो कॉस्ट एनआरवी निकाल के दे रखी है, विच एवर इज लोअर लोअर लोअर। ठीक है, डन। अरे बोलो ना हाँ, यस सर यस सर यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 theoretical question है, क्वेश्चन नंबर 11, as per Ind AS 2 in case of valuation inventory the such material supplies shall be valued at cost only। इन रॉ मटेरियल का क्वेश्चन है, आप रॉ मटेरियल को हमेशा हमेशा कॉस्ट पर वैल्यू करते हो, लेकिन अगर फिनिश गुड्स जिसमें वो रॉ मटेरियल इंक्लूड होता है वो अगर अपने कॉस्ट प्राइस से कम पर बिकता है तो हमेशा हमेशा रॉ मटेरियल को आप रिप्लेसमेंट प्राइस पर ही शो करते हो। इन द गिवन केस क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 100 रुपए, रिप्लेसमेंट प्राइस 80 रुपए, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस एक्सपेक्टेड टू सेल एट बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस। जो फिनिश गुड्स आप बेच रहे हो अपनी कॉस्ट से कम पर बेच रहे हो, इसलिए हमेशा हमेशा ये रिप्लेसमेंट प्राइस यानी 80 रुपए पर हम इसको वैल्यू करते हुए चलेंगे। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का 10,000 यूनिट है, प्राइस 80 है, तो टोटल 8 लाख रुपए आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होते हुए चलेगी। डन डनाडन डन। इसका दूसरा पार्ट है कि अगर आपका जो इन एबनॉर्मल लॉस होता है, आपने पढ़ा था ए बॉस, एबनॉर्मल लॉस हो गया, बोरिंग कॉस्ट हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, स्टोरेज हो गया, ये आपके इन्वेंट्री में मटेरियल कॉस्ट में कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते हैं। तो उसने यही लिखा है, एज पर इंड AS 2 इन्वेंट्रीज एबनॉर्मल लॉस नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज इन द गिवन केस नॉर्मल लॉस इज 5,000 का 5% 250, एक्चुअल लॉस 300, तो 50 यूनिट क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। देयरफॉर एबनॉर्मल लॉस 50 इंटू 100 1000 जो भी वैल्यूएशन इन्वेंट्री 50,000 रुपए कहां ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। इसको हम कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकल जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड आप कैसे निकालोगे आपको पता है, नॉर्मल और एक्चुअल विच एवर इज हायर के बेसिस पे टोटल कॉस्ट आ गया। क्लोजिंग स्टॉक, टोटल क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, यस सर। इसके बाद आखिरी पॉइंट था डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का, कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में क्या क्या डिस्क्लोज करते हुए चलोगे। अगर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कम हो रही है, बढ़ रही है, आपको बताना पड़ेगा। कौन सी पॉलिसी आप ऑप्ट करते हैं, तो फिनिश गुड्स के लिए कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर आप फॉलो कर रहे हैं, रॉ मटेरियल के लिए आप कॉस्ट फॉलो कर रहे हैं। कॉस्ट फॉर्मूला लिफो फीफो वीफो क्या यूज कर रहे हो, इन्वेंट्री कहीं आपने किसी लेंडर के साथ प्लस तो नहीं कर रखी है, या इन्वेंट्री से थर्ड पार्टी के साथ तो नहीं पड़ी हुई है, या कंसाइनी के यहाँ तो नहीं पड़ी हुई है, और जितने भी कंपोनेंट ऑफ इन्वेंट्री है ये सारे के सारे आपको डिस्क्लोज करते हुए चलने पड़ेंगे। दूसरी बात, अगर आपने इन्वेंट्री खरीदी ऑन डेफर्ड क्रेडिट बेसिस, डेफर्ड क्रेडिट बेसिस का मतलब क्या होता है, मैंने आज अपने डीलर से रॉ मटेरियल खरीद लिया और पेमेंट करूंगा भविष्य में टुकड़ों में, पोस्टपोन कर दिया मैंने पेमेंट को। ऐसे केस में हमेशा मान लीजिएगा, मान लो 100 रुपए का मेरा आटा या 1,000 10,000 का सामान था, 10,000 का पार्ले जी ने सामान खरीदा, ठीक है, बेसन मैदा चावल
जो भी था चीनी वीनी, और उसने कहा मैं टुकड़ों में तुम्हें भविष्य में पेमेंट करूंगा, डेफर्ड पेमेंट करूंगा, भविष्य में पेमेंट करूंगा। तो उसने कहा एक काम करना, 1000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना। तो ऐसे केस में मेरे घर पे रॉ मटेरियल का 11,000 की मानी जाएगी? द आंसर इज नो। रॉ मटेरियल हमेशा हमेशा अपने एक्चुअल कॉस्ट या नॉर्मल प्राइस की ही मानी जाएगी। तो वो यही कहता है कि इन केस सच परचेज, इन केस ऑफ डेफर्ड पेमेंट परचेज, जो आपका नॉर्मल प्राइस है ना 10,000 रुपए, आप उसी पर वैल्यू करोगे, यानी जो एक्सेस आपने पे कर रखा है नॉर्मल प्राइस के ऊपर, उसको हम फाइनेंस कॉस्ट ट्रीट करेंगे, उसको हम ब्याज मान लेंगे। और आपको पता है जो 1,000 रुपए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ना भविष्य में टुकड़ों में पेमेंट करने की वजह से, अगर वो ब्याज मान लिया जाएगा मेरे बच्चे, तो ब्याज तो फाइनेंस कॉस्ट तो AS2 में इंक्लूड होता ही नहीं था। ए बॉस, यस सर। तो वो आप ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस में। इसी के साथ मेरा इंड AS2 यहाँ पे डन डनाडन डन खत्म हो जाता है। यहां तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस यहां से मुश्किल से 40 दिन का सफर आपका बचा हुआ है। मस्त होके पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बस ये सोच के पढ़ो ना कि बस यार एक बार पेपर निकल जाए, एक बार ग्रुप निकल जाए, उसके बाद अकाउंट्स नहीं पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद 2 साल की ट्रेनिंग है, उसके बाद फाइनल है। भाई जिंदगी कितनी हसीन है। 2 साल तक तुम्हें अकाउंट्स का कोई पेपर नहीं देना, ठीक है। 2 साल तक तुम्हें कोई AS का एग्जाम नहीं देना। पढ़ना तो है, फाइनल के NDS पे पढ़ोगे, बट एग्जाम की टेंशन तुम्हारी खत्म हो जाएगी। बस इस सोच के साथ पढ़िए ना, ये पढ़ रहे हैं बस फाइनल पढ़ रहे हैं। ये आपका फाइनल अटेम्प्ट है। अगर ये फर्स्ट है, यही आपका लास्ट अटेम्प्ट है। बस अभी लगा लो जितना जोर लगाना है। ऐसा ना कि एग्जाम बाद रिजल्ट कुछ और आ जाए और आप ही बोलो काश पढ़ लिया होता, ठीक है। तो वो काश वाला शब्द ना पैदा ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी पढ़ लो, ताकि ऐसे पढ़ो कि यार इसके बाद नहीं पढ़ना पड़ेगा। सोचो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है आपके जीवन का, यही है। इसके बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कि बार बार वो किताबें उठाओ, बार बार फिर से बैठो, इससे बड़ा दर्द इस जीवन में कोई दर्द नहीं होता इस कोर्स में, ठीक है। बस ऐसे सोचो, सबसे बड़ा मोटिवेशन बेटा यही है कि इसके बाद नहीं पढ़ना पड़ेगा। जी जान लगा दो, जितनी ताकत है वो सब लगा दो। बस ये सोचो बस 40 दिन और पढ़ना है, ठीक है। इस हिसाब से पढ़िए और ऐसे मसले के पढ़िए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा आएगा। और जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम फाइनल के अंदर FR का रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहां तक जुड़े रहने के लिए फिर से वंस अगेन थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे, आपको पसंद आए, तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और पहली बार अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, मेरा जो डिजिटल मार्केटिंग है ना वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि आप YouTube पे सर्च करोगे सबसे ऊपर में आ जाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको नीचे तक कहीं नहीं दिखूंगा, ठीक है। तब भी गलती से अगर आप भूले भटके पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।